अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ डार्क लव सागा सीज़न 3 ऑफ ब्लडी लव बाय वहीबा फ़ातिमा पार्ट 28। अमन हाथ में फाइल्स थामे धीमे से वाइट पैलेस के अपने कमरे में दाखिल हुआ था। वो जो बेड पर आंखें मूंदे लेटी थी, नरमी से आंखें खोलकर सामने अपने मसीहा को देखा, मगर वो मुस्कुराकर पुरजोश से आगे बढ़ा। बेड पर बैठकर उसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल करके उसे उठाकर बिठाया और अपने सीने में भीजा। मौजज़ा उसके जारहाना तेवर उसे घबरा गई थी। अमन, ये क्या? वो बौखलाई। कनखियों उस कम कनखियों से उस कमरे के खुले दरवाजे को देखा, जहाँ से हर वक्त कोई न कोई उसकी देखभाल को, उसे देखने, उसका ख्याल रखने के लिए आ जाता और उसके पास मौजूद रहता था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कोकोमो। अमन ने उसका चेहरा अपने सीने से निकाल कर बेतहाशा चूम डाला था। अमन प्लीज़, हुआ क्या है, बताए तो सही। मौजा ने उसे रोकने को उसके लबों पर हाथ रखा तो गहरा सा मुस्कुरा दिया। हमारी दुआएं कबूल हो गई कोकोमो, तुम्हारी रिपोर्ट आई है। बेबी अल्लाह ताला के करम से मौजज़ाना तौर पर यूट्यूब से यूट्रस में आ गया है। तुम अब बिल्कुल सेव हो, बेबी भी सेव है। मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अमन के रोम रोम से खुशी छलक रही थी। वो जिसके लिए खबर इंतहाई गैर मुतवक्का थी, अपने होठों पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोती। जज़ा, ये क्या यार, खुशी के मौके पर ऐसे थोड़ी ही करते हैं। वो बौखलाया था। उसके हाथ पीछे हटाकर उसे सीने से लगाया। आप सच बोल रहे हैं ना? वो बेयकीनी सी हुई थी। बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूँ। अमन ने उसे उसके महकते बालों पर अपने लब रखे। उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। अमन उसके रोने से परेशान हुआ था। उफ मैडम, कहाँ से लाती हो इतने पानी का जखीरा? कहीं आंखों के पीछे टंकी शंकी तो नहीं फिट करवा रखी? चेक करना पड़ेगा। अमन ने उसकी पीठ सहलाते शरारत भरे लहजे में कहा तो रोते रोते जरा सा हंस दी। मैं बहुत खुश हूँ अमन। उसने उसके सीने से चेहरा निकाल कर नम आंखों से उसे देखा। अमन ने अपने सुलगते लब उसकी नम आंखों पर रख दिए। और खुश होते हैं तो रोते नहीं हैं। ये उल्टी गंगा बस मौजा मनारियान की तरफ ही बहती है ना? अमन ने फिर से उसे छेड़ा और मजीद अपने करीब किया। अमन ने उसके तमाम आंसू अपने लबों से चुने। वो हमेशा की तरह पूरी तरह उस नाजुक से वजूद में गुम हो चुका था, जो खुशबू की तरह इल्हाम बनकर उसके वजूद में उतरी थी। वो तो कब की रगोजा में बसी हुई थी। उसका होना ही अमन आरियान का सुकून था और उसकी कुर्बत में वो दुनिया भुला देता था। अब भी वो भूल गया था वो कहाँ है। वो पूरी तरह होश खो बैठा था, तभी उसे खुद से लगाए उसके चॉकलेट ब्राउन बालों में चेहरा छुपा रखा था। अमन, मौजा ने उसे पुकारा। बोझल सा लहजा था। सब देख रहे हैं। मौजा ने सूखे गले को तर करते उसे कंधे से हिलाकर होश दिलाने की कोशिश की कि शिफा समेत इस वक्त तमाम ख्वातीन उसके दरवाजे पर मौजूद थी और दबी दबी हंसी हंस रही थी। ये बहाना काफी पुराना हो गया है स्वीट कोकोमो। वो फिर बोझल से लहजे में बोला। जिस नशे में डूब जिस नशे में डूब गया था, उस नशे से होश में आना मुमकिन न था। आपकी कसम सच बोल रही हूँ, मौजा ने इत्मीनान से कहा तो अब सही मानों में हाफिज साहब बौखलाए थे। व्हाट? कहते ही पीछे मुड़कर देखा। ये हाफिज जी को नशा ये हाफिज जी कौन सा नशा करके आए हैं मौजा, जरा बताना। सबसे पहले बीना अंदर दाखिल हुई और उसके शोशे ने महफिल ज़ाफ़रान बना दी। अमन तेज़ी से अपनी जगह से उठा था। फाइल टेबल पर रख कर वो बीना की हुटिंग के बीच ड्रेसिंग रूम में चला गया था। सब ख़वातीन उसके पास आ गई थी। शिफा ने उसका माथा चूमा और उसकी नज़र उतारी। इतने दिनों की हबसज़दा सी टेंशन के बीच ये खुशखबरी एक खुशगवार ताज़ा से हवा के झोंके सी जैसी थी। दूसरी तरफ अहान, आई एम सो एक्साइटेड। अहान, जो कि उसकी और अपनी पैकिंग कर रहा था, एक नज़र उसके चमकदार चेहरे पर डाली। और वो क्यों भला? अहान ने आइब्रो झुकाई। क्योंकि मैं ब्राज़ील जा रही हूँ। यूरोप के तो कई ममालिक देखे हैं, मगर ब्राज़ील का बस नाम ही सुना था। अब वहाँ जाकर देख भी लूँगी, मगर याद रखिएगा, मैं सबसे पहले अमेज़न रेन फॉरेस्ट देखूँगी। उसने पुरजोश अंदाज में कहा। अहान ने दांतों तले तलब दबाए। और तुम्हें ये किसने कहा कि तुम हमारे साथ ब्राज़ील चल रही हो? हालत देखी है अपनी?
अहान, आप भी मेरी पैकिंग क्यों कर रहे हैं? आप फिर मेरी पैकिंग क्यों कर रहे हैं? असावरी को तो सदमा ही लग गया। तुम्हें सारा ममा के पास छोड़कर आने के लिए। ब्राज़ील तो मैं अकेला जा रहा हूँ, खूब एंजॉय करूँगा। वो लापरवाही से बोला। आहान, उसने हैरत से फैली आंख निगाहों से उसे देखा। ओके, छोड़ आए। मैं अभी मरी नहीं जा रही आपके साथ जाने को। वो चिढ़कर कहती, उससे पहले वहां से वॉकआउट करती। आहान ने खिलकर हंसते हुए उसका बाजू थाम लिया। मैं तो मरा जा रहा हूँ ना अपनी ड्रामा क्वीन के साथ रहने के लिए। आहा ने नरमी से कहते हुए उसे फिर मोतबर किया। नो, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। जहाँ जाना है जाए, अकेले सड़े जाकर। वो अकड़ कर बोली। मैं उठा कर ले जाऊंगा। उसका भी इत्मीनान काबिले दीद था। मैं अब अपने मायके ही जाऊंगी, उसने लठमार अंदाज में अपनाया। ए खबरदार, मैं की धमकियां मत दिया करो यार, दिल को कुछ होता है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर कहीं जा सकता हूँ? आहान ने उसे कंधों से थाम कर अपने रूबरू किया और उसकी आंखों में झांका। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आपको क्या लगता है? आप मजाक करेंगे तो ये ड्रामा क्वीन पीछे हटेगी? वो मुस्कुराहट दबाते हुए बोली तो आहान ने उसे अपनी बाहों में कस लिया। आहान, वो बौखलाई। मुझे ऐसा क्यों लगता है जाने मन कि तुम जानबूझकर पंगे लेती हो मुझसे, इसलिए कि मैं तुम्हारे होश ठिकाने लगा दिया करूं, है ना? आहा ने संजीदगी से उसकी निगाह आंखों में झांका। वो इन सब्ज झील सी निगाहों में डूब कर उभरी। असावरी ने उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमायल किए। पंगे? वो क्या होते हैं? इस चेहरे पर उस चेहरे पर मासूमियत तारी करते आंखें टिपटिपा कर कहा तो आहान का दिल किया अशश कर उठे। मतलब तुम नहीं जानती पंगे क्या होते हैं? नहीं, एक लफ्जी जवाब। जाने मन पंगा वो होता है जो मैं अब तुमसे लेने वाला हूँ। उसने कहते ही उसकी सांसों पर दस्तक इख्तियार कर ली। असावरी की आंखें हैरत से फैल गई। उसके कंधे पर एक मुक्का जड़ा, मगर वो नरमी से उसकी सांसों की खुशबू अपने अंदर से अपने सीने में उतार रहा था। कुछ पल में ही वो उसे अपनी दीवानगी से निढाल कर चुका था। आहान, बहुत ही गंदे हैं आप। असावरी ने मुंह के जाविये बिगाड़े। आहान कह कहा लगाकर हंसा। ये कहो ना, बहुत ही मीठा हूँ मैं, तभी तो माजी में बार बार मेरे मुंह लगती थी मेरी जाने मन। आहान ने भी हिसाब बेबाक किया। आहान, प्लीज तंग नहीं करे ना। वो उसके सीने में चेहरा छुपा गई। अभी नहीं करता, मगर हनीमून पे किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दूंगा। हनी, दिन के 24 घंटे का हर पल मेरा होना चाहिए। आहान ने इत्मीनान से कहा। असावरी की आंखें हैरत से फैल गई। व्हाट? कौन सा हनीमून? असावरी ने आईब्रोज काकर पूछा। जिस पर हम जा रहे हैं। अब भी इत्मीनान काबिले दीद था। बाय द वे, ये एक फैमिली ट्रिप है, आप शायद भूल रहे हैं। असावरी ने उसकी याददाश्त वापस लाना चाही। फैमिली ट्रिप फैमिली के लिए होगा, मेरा तो हनीमून है डार्लिंग, और तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। आहान ने उसे आहने गिरफ्त में लिया। देखी जाएगी। वो कंधे उचकाकर लापरवाही से बाहर की जाने बढ़ी, मगर तभी आहान ने उसे अपने बाजुओं में भरा था। आहान, वो झिंझिलाई, मगर उसकी मानी खैज मुस्कुराहट देखकर घबरा ही गई। मगर वो जानती थी अब उस हरे राक्षस के चुंगल से बचना नामुमकिन सी बात है। दूसरी तरफ एसी की खनकी में भी अलीजे के माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे चमक रहे थे। वो इस वक्त एक लेजर सर्जरी रूम में थी। सामने खड़े शख्स की संजीदा आंखों में बेबसी से देखी गई। हाथों में वाइट ग्लव्स पहने, चेहरे पर मास्क लगाए खजर जिब्रान कबीर के माथे के बल उसे बेचैन कर रहे थे। वो बेड पर नींद दराज थी और उसके बालों की लेजर ग्रोथ थेरेपी की जा रही थी। ये एक कदर जहनी व जिस्मानी तकलीफदा मरहला था, मगर वो पुरसुकून रहने की कोशिश में थी। सर्जरी के बाद उसे रेस्ट करने का बोला गया था। डॉक्टर्स रूम से बाहर जा चुके थे। वो आंखें मूंदे लेटी रही। खजर उधर ही दीवार से टेक लगाकर खड़ा था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलकर हाथ के इशारे से खजर को अपने करीब बुलाया। वो बेड के करीब आया तो अलीजे ने हल्के से पीछे सरक कर उसके लिए जगह बनाई। वो संजीदगी से बेड पर बैठ गया। तब उसने उठकर गैर मुतवक्का तौर पर उसके गाल पर अपने लब रखे। ये करेले जैसा मुंह मत बनाया करो। यकीन करो, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते निंजा हथौड़ी, और हर मर्तबा आप अपनी मनमानी करती हुई अच्छी लगती है ना? वो जल भून कर बोला। अब मैंने क्या किया? अलीजे ने उसके कंधे पर अपने सर रखकर मासूमियत से पूछा। क्या जरूरत थी ये झंझट पालने की, जब अब नेचुरली ग्रोथ हो रही थी बालों की? खजर ने उसे सख्त लहजे में कहा।
मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे छोटे छोटे बाल, अब देखो कान के नीचे तक आ गए हैं। ये बॉब कट अच्छी लग रही है ना? अलीज़े ने अपने पफ को हाथ से पीछे करते एक अदा से कहा, मुझे आप हर हाल हर रूप में बहुत खूबसूरत लगती हैं, तो क्या ज़रूरत है खुद को तकलीफ देने की। वो अब भी मूड बहाल करने को तैयार नहीं था। मुझे मालूम है, अलीज़े ने धीमे से कहा। अच्छा ना, अब आइंदा के बाद बस तुम्हारी ही मानूंगी, प्रॉमिस। अलीज़े ने सुलह जो लहजे में इख्तियार करते हुए कहा। क्या ज़रूरत है कीजिए अपनी मनमानी, या आप कौन सा किसी की सुनती है। वो फिर जले दिल के फफोले फोड़ने लगा तो अलीज़े ने उसका चेहरा थाम कर अपनी जानिब घुमाया। आप बस भी करो, टोंड करना, सड़े आलू जैसा मुंह बना रहे हो, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, अब बोलो चीज़। वो होठ फैलाकर बोली तो हजर वाकई उसके इस करतब पर हंस पड़ा। दैट्स लाइक माई बॉय। व्हाट? हजर उछला। अभी मुझे ऐसा लगा जैसे आपने कहा, क्या बात है मेरा बच्चा। खजर के शोशे पर अब की बार कहकहा लगाने की बारी अलीजे की थी। तो हो नहीं क्या? मत भूलो बचपन में मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है, वो बेहद शरारत से बोली। शट अप अलीजे, वो सब मत याद की करवाया करें। वो झिंझिलाया। वो उसकी झिंझिलाहट इंजॉय करती मुसलसल हंसे गई तो हजर ने उसे घूरा। वैसे जब मफरा मम्मा तुम्हारा डायपर। इससे पहले अलीजे कुछ कहती खजर ने उसकी बोलती बंद की। अलीजे घबराई थी कि वो जहाँ थे इस वक्त कोई भी आ सकता था। मतलब इन जल्लादों को छेड़ना भेड़ों के छत्ते में हाथ देने के मुतरादिफ था। लफ्ज़ शिद्दत भरा था। अलीजे को दिन में ही 4 तारे नजर आ गए थे। अलीजे ने उसके कंधों पर हाथ रखकर एहतजाज किया, मगर वो अपनी मर्जी से ही पीछे हटा। खजर ये क्या था? वो धीमे लहजे में गुर्राई। आपकी बात का जवाब था कि वो डायपर वाला बच्चा अब अपने बच्चे प्लान करने के चक्करों में है, तो ज़रा संभल कर। खजर ने इत्मीनान से कहा तो अलीजे ने उसके कंधे पर मुक्का रसीद किया। वो कुछ ही देर में डिस्चार्ज लेकर व्हाइट पैलेस वापस आ गए थे। वो उसका हाथ थामे अपने कमरे में दाखिल हुआ। खजर, नाराज तो नहीं होना तुम? वो उसके करीब आकर उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली। नहीं। उसने उसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल किए। अलीजे ने मुस्कुराकर उसे देखा। क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही है? एक जोकर नजर आया। उसे देखकर हंस रही हो? उसकी टाई से खेलते हुए लापरवाही से बोली। जबकि मुझे एक चुड़ैल को देखकर डर लग रहा है, वो भी लबदबाकर बोला। ये चुड़ैल इस जिन को चिमड़ जाएगी। अलीजे ने उसकी नाक चूमकर बोली। मोस्ट वेलकम चुड़ैल जी, खजर ने मानी खैर सा मुस्कुरा कर कहा। उसकी ये स्माइल बेहद खूबसूरत और पाकिज़गी भरी थी। अलीज़े उसके अनाबी गदाज लबों की जानिब देखे गई और खजर उसकी आंखों में देखे गया। आखिर अलीज़े ने पेशकदमी की और उसके नर्म लबों पर अपने लब रख दिए। इस पेशकदमी ने खजर की रगोजा में एक सुकून सा दौड़ा दिया था। ये वक्त, ये लम्हे बहुत कीमती थे। वो दोनों एक दूसरे की हस्ती में गुम होने लगे थे। एक हफ्ते बाद इस वक्त व्हाइट पैलेस की बेसमेंट में गैर मामूली हलचल सी थी, मगर माहिर खान पुरसुकून सा एक टॉर्चर सेल के अंदर चेयर पर टांग रखे हाथ की मुट्ठी से दाएं गाल को सहारा दिए इत्मीनान भरे अंदाज में बैठा था। अमन और खजर उसके पीछे दाएं बाएं इत्मीनान से कमर पर हाथ बांधे खड़े हुए थे, जबकि इस वक्त साहिर, अरशन और अहान 3 बोरियां घसीटकर वहां लाए। माहिर खान के सामने बोरियां रखकर उन्हें खोला और इनमें से 3 तड़पते भड़कते वजूद जमीन पर पटक दिए। उनके चेहरे सियाह कपड़े से ढांपे गए थे, उनके हाथ पुश्त पर बांधे गए थे। माहिर खान के इशारे पर साहिर ने उनके चेहरे से सियाह कपड़े हटा दिए। सियाह कपड़ों के पीछे से खान शमशान खैल और खान जवार खैल और कर्नल शेखर प्रताप की घिनौनी और मकरूह शक्लें निकलकर सामने आई। पहले तो सर झटक कर खुद को इर्द गिर्द देखने के काबिल करते रहे, फिर जब अपने सामने एक सब्ज आंखों वाली हरी बला देखी तो पैरों तले से जमीन सरक गई। इन तीनों ने खुद को हैरत से वहां मौजूद पाया, जबकि उन्हें तो थाने से सेंट्रल जेल लेकर जाया जा रहा था। माहिर खान, हमें क्यों लिए ले आए हो यहाँ, जबकि कानून ने हमें अपनी सजा दी है। खान शमशान खैल की अकड़ अब भी जो की तू बरकरार थी, तभी गुर्रा कर बोला। अच्छा सवाल है, मगर जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, माहिर खान ने सुकून से कहा। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, वो चिल्लाया। चलो, आखिरी ख्वाहिश समझकर जवाब दे देता हूँ। दरअसल हम खास तौर पर मैं तुम्हारी मौत का तुम्हारी फांसी तक इंतज़ार नहीं कर सकता।
क्योंकि पाशा इब्राहिम की हिट लिस्ट में तुम लोगों को कब से सजाए मौत सुनाई दी जा चुकी है, इसलिए अब और इंतज़ार की वक्त में नहीं पड़ना चाहता। माहिर खान का पुरसुकून मगर रगों में खून मंजमिद कर देने वाला लहजा सुनकर उन तीनों शैतानों पर कपकपी तारी हो गई थी। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि मैं ही क्यों मौत देने वाला हूँ तुम लोगों को। तो सुनो शमशान खैल, वैसे तो तुम्हारी जुल्म बर्बरियत की लिस्ट काफ़ी तवील है, मगर मुझे ज़रा पर्सनली तौर पर मेरी मासूम बच्ची पर किए गए मजालिम का हिसाब किताब चाहिए तुमसे। ये सुनते ही उन तीनों के चेहरे फीके पड़ गए थे। जानते थे अब दर्दनाक मौत मरना तय था। देखो माहिर खान, हमें फांसी हो लेने दो, कानून को अपने हाथ में मत लो। तुम्हें तुम्हारी बेटी तो वापस मिल गई है ना, अब हमें जाने दो। खान शमशान खैल खिखिया कर बोला, कोई आखिरी ख्वाहिश? हमें मारकर कुछ नहीं होगा, सुना तुमने, हम तीनों को मारोगे तो 300 और उठाएंगे। ये मुल्क है ही ऐसा। उसने दिया कि इसने दिया क्या है हम जैसे शहरियों को, जो रिश्वत, बेईमानी, बदअनवानी, कत्ल गारत और दहशतगर्दी के लिए बदनाम ज़माना है, और इन्हीं वजूहात की वजह से हम जैसे लोग पैदा होते हैं इस ज़मीन पर। देखना तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा, यूं ही एड़ियाँ रगड़ते रहोगे माहिर खान, ये मुल्क किसी को कुछ नहीं देता। वो भौंक रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। माहिर खान का इशारा करने पर 3 सेकंड लगे थे। पीछे खड़े साहिर, आहान और अर्शन की गन्स ने शोले उगले और इन तीनों की सरों में सुराख करते दूसरी जानिब निकल गए। वो बेजान वजूद जमीन पर गिरते चले गए। उन तीनों की तरह उनकी तमाम दुश्मन अपने अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। महारानी जिंदा जलकर दर्दनाक मौत मरी थी। सैफ मलिक से फरार हो गया सैफ मुल्क से फरार हो गया था। बेट बेटी ने बेटी ने खुदकुशी कर ली थी, जबकि बेटे ने कब से उसे छोड़ दिया था। अल्तमश सैफ अमन का बेहतरीन दोस्त था और अब जजा ट्रस्ट में अपनी सर्विस दे रहा था। कल ही अमन ने कारी सालेह की मौजूदगी में उनकी बेटी आनम और अल्तमश का निकाह करवा दिया था। सैफ के हाथों से औलाद भी जाती रही और बाकी दुश्मन भी अपने दर्दनाक अंजाम को पहुंचे थे। माहिर खान अपनी जगह से पुरसुकून अंदाज में खड़ा हुआ, एक कदम चलकर शमशान खैल के मुर्दा वजूद तक गया। सच कहा था उसने, इस मुल्क ने इन्हें दिया ही क्या था। क्या कभी किसी ने ये सोचने की जहमत गवारा की थी कि आखिर हम क्या देते हैं इस मुल्क को। जब इस मुल्क के लिए दिल में कुछ करने का अज़म नहीं होता तो आखिर इतनी तौक़ियात कोई ये क्यों नहीं सोचता। इस सरजमीन ने इन्हें शनाख्त दी, इज्जत दी, अपनी एक अलग पहचान दी। लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हज़ारों कुर्बानियों के बाद इस ज़मीन को खून की आबियारी से सींचा गया, सिर्फ हमारे लिए, हमारी पहचान के लिए, हमें एक अलग सी शनाख्त दिलाने के लिए। बदले में हमने इसे क्या दिया? दहशतगर्दी का टैग या गुलाम होने का ऐलान। मगर ये तो तय था कि जब तक जल्लादों जैसे हब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार जाबाज सिपाही इस मुल्क की हिफाजत करते रहेंगे, इस मुल्क पर आज भी नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। बरसों बाद साहिर की जिद और सबकी कोशिशों से आज ये दिन आया था कि वाइट पैलेस का पूरा खानदान ब्राज़ील की सरजमीन पर मौजूद था। वो लोग अब रियो से गाड़ियों में साहिर के अपार्टमेंट आए थे। अपार्टमेंट में जगह कम पड़ गई थी, तभी उन्होंने अपने लिए एक पूरा रेस्ट हाउस हायर कर लिया था। ये सफ़र इंतहाई खूबसूरत, यादगार और दिलकश था। बरसों बाद उन्हें ये मौका मिला था कि वो लोग अपनी अपनी जीवन साथी के साथ चंद हसीन और यादगार पल यहाँ गुजार सके। अपार्टमेंट पहुँचने के बाद उन्होंने इस दिन आराम किया था। अगले दिन सब जंगल की सैर को निकले। रवाहा इशा की नमाज अदा करके अब जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी कि माहिर खान उसके कमरे में दाखिल हुआ। आज का सारा दिन बहुत खूबसूरत और कुदरत के हसीन नज़ारे देखते गुजरा था। अब सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। माहिर खान उसकी जानिब मोहब्बत पाश निगाहों से देखता उसके करीब बेड पर आकर बैठ गया। रवाहा ने दुआ मांग कर अपने हाथ अपने चेहरे पर फेरे और हस्ब मामूल उस हरी बला की जानिब रुख करके फूंक मारी। वो महबत से उसे देखे गया। रवाहा कंफ्यूज हुई। तब जाए नमाज पर बैठी बैठी वो उसकी जानिब घूम गई। अब मंजर कुछ यूँ था कि रवाहा उसके कदमों में बैठी थी। ऐसे क्या देख रहे हैं? रवाहा ने सादगी से पूछा।
देख रहा हो बेगम, दिन ब दिन मजीद निखरती जा रही हैं। माहिर खान ने उसकी चिन को थाम कर उसका चेहरा जरा सा ऊपर किया। आप भी ना, यहाँ आकर कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो गए हैं। रवाहा ने कहते मुंह बनाया तो वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। मैं तो हमेशा से ही ऐसा हूँ। बेगम भी तो मौका दे हीरो बनने का। जब से बच्चे इस दुनिया में आए उस वक्त से अब तक बेगम ने हीरोगिरी करने ही कब दी। अब मौका भी है, दस्तूर भी, तो करने दो ना मार्शमैलो। वो काफी अरसे बाद उसे इस नाम से पुकारता अपनी पुरानी टोन में वापस आया तो रवाहा बौखला गई। माहिर, आप बेपर मत उड़ाएं। वो झिंझिलाई और उसके घुटने पर सर रख लिया। माहिर ने उसे खींच कर बेड पर अपने रूबरू बिठाया। तुम्हारी जगह इधर नहीं है डार्लिंग, इधर है। माहिर खान ने अपने दिल के मकाम को उंगली से ठोक कर निशानदेही की। इसीलिए कितनी मर्तबा कहा है, मेरे कदमों में नहीं, मेरे दिल के करीब बैठा करो। माहिर ने उसे अपने सीने से लगाया। रवाहा ने अपना चेहरा उसके दिल के मकाम पर रखकर आंखें मूंद ली। आपका मकाम ही मेरी निगाहों में ऐसा है कि सारी जिंदगी आपके कदमों में गुजारने का दिल करता है। रवाहा ने कहा तो माहिर ने उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त बढ़ाई। रवाहा उसकी बेचैनी महसूस करके मुस्कुराई। ये क्या बात हुई भला? माहिर खान को इसकी बात पसंद नहीं आई थी। तभी बेतासुर लहजे में बोला, आपके बगैर इस जिंदगी की शुरुआत बहुत तल्ख हुई थी माहिर। ये ये अपने थे जिन्होंने मुझे पाताल की गहरी खाइयों से निकाल कर अपने दिल की मलिका बनाया। एक मकाम, एक पहचान दी, सुकून दिया, सुख दिया। तो बताइए ये दिल कैसे ना आपकी गुलामी करे। उसके सीने में चेहरा छुपाकर बोली। माहिर खान ने उसे मजीद अपने करीब किया। मेरी मोहब्बत ने इस नाजुक वजूद को मेरे दिल की मलिका का ताज पहनाया है, तो गुलामी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मार्शमैलो। ये दिल तो खुद सुकून हासिल सुख और सुरूर हासिल करने के लिए तुम्हारी कुर्बत का मोहताज है। माहिर खान की सरगोशी उससे खुद में सिमटने पर मजबूर कर गई थी। अच्छा छोड़े मुझे, पता है ना फलजा कितनी शरारती है, कभी भी आ जाएगी इधर। उसने उसकी बेचैन सी गिरफ्त से आज़ाद होने को एक आजमुदा बहाना गढ़ा। ये बहाने व्हाइट पैलेस में ही ठीक थे बेगम, इधर नहीं चलेंगे। माहिर खान ने कहते उसके माथे पर अपने सुलगते लब रखे। आप, अभी वो कुछ कहती कि वाकई फलजा और दिया वहां टपक पड़ी। मम्मा, डैड, कसम से हमने कुछ नहीं देखा। फलजा ने आंखों पर हाथ रखकर शोर मचा दिया तो रवाहा अपनी जगह से 2 फुट पर उछली, जबकि दिया हॉक सी बनी को वहीं खड़ी रही। माहिर खान ने मुस्कुराकर फलजा को देखते फिर से रवाहा को कमर से थाम कर अपने करीब किया। वो बुरी तरह घबराई थी। माहिर, उसने दांत कचकचाकर धीमे लहजे में माहिर खान को वॉर्न किया, मगर वो हरी भला ही क्या जो किसी चीज का असर ले ले। भाई प्रिंसेस, तुम्हारी मम्मी से कुछ जरूरी राजो नियाज की बातें चल रही है, इसीलिए प्राइवेसी दो भाई। माहिर खान ने समीरा मुस्कुरा कर कहा। कोई हाल नहीं माहिर आपका। रवाहा कहते बुरी तरह झंझलाई थी, जबकि दिया और फलजा कहा लगाकर हंसी। ओके डैड, जब आपकी राजो नियाज की बातें खत्म हो जाए तो डिनर के लिए आ जाइएगा। वो क्या है ना, दादू सोहम खान आपको याद फरमा रहे हैं, फलजा ने कहा और दिया का हाथ थाम कर बाहर भाग गई। माहिर मुस्कुरा दिया, जबकि रवाहा का चेहरा देखने लायक था। इस उम्र में ये मजाक करते शर्म तो नहीं आई आपको, है ना? वो झिंझिलाकर उससे दूर होने लगी। माहिर ने उसकी कोशिश नाकाम बना दी। बरसों बाद फुर्सत की ये लम्हात मैसर आए हैं तो कौन काफर इन्हें खोना चाहेगा। माहिर छोड़े हमें। ये मार्शमैलो, कितनी मर्तबा कहा है ये मत कहा करो। माहिर ने कहते फिर उसे खुद से लगाया, जबकि रवाहा का दिल किया माथा पीट ले, कहाँ इस हरी बला से उलझ बैठी थी। अगले दिन शिफा अपने कमरे की बालकनी में ग्लास वॉल के करीब खड़ी कुछ देखकर आसूदगी से मुस्कुरा रही थी, जब आर्यन उसके पीछे आकर खड़ा हुआ। उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। क्या देखकर मुस्कुराया जा रहा है बेगम? आर्यन ने कहा तो उसने आंखों से बाहर की जानिब इशारा किया, जहां मौजज़ा का हाथ थाम कर उसे ग्लास कैबिन में मौजूद ग्लास फ्रॉक दिखा रहा था। मुआज़ा बच्चों की तरह खुश हो रही थी, जबकि अमन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अमन कितना खुश है ना, बरसों के तवील तरीन इंतज़ार के बाद ये मंजर देखने को मिला है। मैं बहुत खुश हूँ आर्यन। शिफा के लबों पर मुस्कान और आंखों में नमी थी। आर्यन ने उसे कंधों से थाम कर खुद से लगाया। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है पगली, ये तो खुशी की बात है ना। आर्यन ने उसे याद दिलाया। तो मैं रो थोड़ी ना रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू है।
हाँ बिल्कुल, हर काम की तरह तुम्हारे ये काम भी उल्टा है। फाके ज़दा छिपकली, नहीं तो खुशी के मौके पर कौन आंसू बहाता है। आर्या ने इत्मीनान से कहा तो शिफा ने नम आंखों से उसे घूरा। आज बरसों बाद खुद के लिए फिर से उसके मुंह से ये लक़ब सुनकर वह हैरान के साथ साथ परेशान भी हुई थी। वैसे आप अपने असल की जानिब वापस लौट आए तो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं, है ना? शिफा ने आंखें साफ करते मानी खजी से कहा था। क्या मतलब? आर्यन ने मशकूक निगाहों से उसे देखा, जिसे जांच रहा हो कि वो क्या शोशा छोड़ने वाली है। मतलब कि हमारी पहली मुलाकात याद है ना, जब मैंने कहा था कि शक्ल से ही हो करने वाले लगते हो झींगा लाला हु करने वाले लगते हो, तभी यहाँ जंगल में आकर काफी खुश हैं। शिफा ने कहते हिफ्ज मा तकद्दम के तौर पर अपने कदम पीछे लिए। ठहरो जरा, ठहरो जरा फाके ज़दा छिपकली, तुम भी तो जंगल में आकर बात बेबात मुस्कुरा रही हो। वो उसके पीछे भागता हिसाब बराबर करने को बोला। शिफा खिलखिलाकर हंसती रूम में चली आई। शिफा हंसे गई। शिफा हंसते हंसते बेड पर गिरी। वो भी उसके पहलू में लेट गया। शिफा ने हंसते हुए अपना सर उसके कंधे पर रख लिया। आर्यान भी हंसे गया। क्या एक्शन से भरपूर मुलाकात थी। आर्यान फिर याद करके हंसा। आपने मुझे इंडोनेशिया के फाके ज़दा छिपकली कहा। शिफा ने याद करके बुरा सा मुंह बनाया। तुमने भी तो मुझे चिलगोजा बोला था। हाँ तो कितना कीमती होता है चिलगोजा, पता नहीं आपको? शिफा ने ऊपर उठकर उसकी तीखी मगरूर नाक चूमते हुए कहा तो मुस्कुरा दिया। हाँ ये तो है, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। यूं ही बेकार इस चीज से बुरा बरता रहा जुड़ता रहा। आर्यन ने कहा तो वो फिर कहा लगाकर हंस पड़ी। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, अकल बड़ी के भैंस, शिफा ने लब दबाए। फिलहाल तो तुम, क्योंकि तुम्हारा वजन काफी बढ़ गया है। आर्यन ने जानबूझकर कहा तो शिफा ने उसके सीने पर मुक्के बरसाए। वो तादेर यूं ही हंसता रहा। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक से वो दोनों उठकर बैठे थे। यस कम इन, आर्यन ने कहा तो अमन मौजा का हाथ थामे कमरे में दाखिल हुआ। मम्मा मैंने बहुत ज्यादा खूबसूरत बटरफ्लाई देखी है उस ग्लास कैबिन से अगले कैबिन में। ढेर सारी रंग बिरंगी तितलियां हैं, आइए आप भी देखें ना। मौजा ने शिफा के करीब आकर कहा। फिलहाल तो मैं इनसे भी ज्यादा खूबसूरत एक चॉकलेट ब्राउन तितली देख रही हूँ, शिफा ने मुस्कुराकर कहा। अमन ने मुस्कुराते चेहरा दूसरी जानिब घुमा लिया। किधर? उसने हैरत से इधर उधर देखा। ये मेरे बेटे की चॉकलेट ब्राउन तितली, जिसके रंगों ने उसकी जिंदगी में बहार लाई है। शिफा ने उसकी चिन थामी। मम्मा प्लीज, वो घबराई। आर्यन डैड और उसकी मौजूदगी में ये सब बर्दाश्त करना कम से कम इस नातवाजा के बस की बात नहीं थी। शिफा फिर हंस दी। माशाल्लाह आज मूड काफी खुशगवार है आपकी बेगम का। अमन ने अपने डैड को छेड़कर अपनी बेगम का हिसाब बेबाक करना चाहा। हमारी संगत का असर है, फिर ये मौसम, ये तन्हाई। आर्यान, इससे पहले वो अपनी जबान के मजीद जौहर दिखाता शिफा हलक के बल चिल्लाई थी। शिफा ने नीचे झुककर कोई चीज तलाश करनी चाहिए। दोनों बाप बेटे फौरन कमरे से भागे, जबकि मौजा होठों पर हाथ रखकर हंसी दबाने की कोशिश में थी। क्या? तुम क्यों हंस रही हो? शिफा ने खफ्त मिटाने को मौजा को घूरा। नहीं तो मैं तो बिल्कुल चुप हूँ, ये देखे। मौजा ने मासूमियत से अपने लबों पर उंगली रखी। शिफा उसे घूरे गई, मगर फिर दोनों खिलखिलाकर हंसी थी। ये दिन के 1 बजे का वक्त था जब वो सब डूबता अलग अलग सैर को निकले थे। अरुष्य और ईशान चलते चलते जंगल से काफी आगे तक आ चुके थे। मफरा और जबरान तो मसरूफ से अंदाज में बहुत पीछे रह गए थे, बल्कि वो तो किसी और जहां में पहुंच चुके थे। ईशान उसे लेकर पता नहीं कहाँ आ गया था, जबकि मफरा और जबरान पीछे ही रह गए थे। रुशे, वो अचानक याद आया तो ऐश से मुखातिब हुई। हाय अल्लाह ऐश, ये मफरा भाभी और जेके भाई कहाँ हैं? ईशान ने उसे देखा तो वो भी सोच में पड़ गया। आए तो इकट्ठे थे, मगर कहाँ रह गया इसका भाई? मगर फिर मुतमईन सा होकर मुस्कुराकर सीधा हुआ। दुनिया की फिक्र छोड़ो रूशे बेबी, अपने शौहर पर ध्यान दो। वो उसकी तरफ मुड़ता बोला। रूशे ने उसे हमेशा की तरह अपने अंदाज में घूरा, मगर वो ढीठ बना मुस्कुराया। मेरे ख्याल में भाई है वो अभी कुछ बोलती कि रूशे को अपने सामने बहुत हैरान कुन मंजर पाया तो वो देखे गई। वो एक दरिया था जिसके इर्द गिर्द हरियाली ही हरियाली, घास ही घास थी और बारीक सी लाइन जिससे पानी बह रहा था, जो रफ्तार से चल रहा था। अरुषि ने आंखें घुमाकर अपनी गर्दन आगे पीछे मोड़ कर देखा। आखिर ये आ कहाँ से रहा है? तो दूर कहीं पानी गिरने की आवाज आई, मगर वो भी सब्जे में ढका ढका हुआ था।
और पानी जाने कहाँ से आ रहा था। ईशान ने उसे हैरानी में मुब्तला हुए इधर उधर देखते पाया तो उसकी नज़रों की सिमत देखा। क्या देख रही हो रुशे? ईशान, जी मेरी जान, ये पानी कहाँ से आ रहा है और ये कैसे दरिया है? कितना खूबसूरत है। मीन्स आसपास बेहद हरियाली और इसके मिडियानी दरमियान से बहता पानी बहुत अजीब और दिलकश। ईशान मुस्कुराया। हाँ है तो, मगर है भी कितना अजीब, लेकिन कितना लंबा। ईशान मतलब ये भी समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म। वो पाँव ऊंचे करके देखती हुई बोली तो ईशान कहकहा लगाकर हंस दिया। मेरी मासूम सी बीवी, तुम्हें पता है कि ये अमेज़न का हरी ब्राज़ील का सबसे बड़ा दरिया है। हाँ, अरुषि की आंखें हैरत से फैल गई थी। इतना बड़ा, लेकिन कितना मुझे सारा देखना है। वो जोश में आगे बढ़ी। ईशान ने उसे देखा। मैडम, ये सिर्फ तुम्हारी जोश है, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। आओ तुम्हें इसके बारे में बताए। ये दरिया ब्राज़ील का कोई दूसरा दरिया कभी भी इस दरिया की हैसियत से मुमासिल नहीं हो सकता। अमेज़न दुनिया का दूसरा सबसे तवील दरिया है और खारिज होने वाले पानी के हजम के लिहाज से सबसे बड़ा है। मालूम जानवरों की 30% से ज़्यादा अनवा का घर है। एनाकोंडा, दरियाई डॉल्फिन और मछली की 5,600 से ज़्यादा अक़साम अमेज़न बेस में पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं। डॉल्फिन एनाकोंडा भी है इसमें? आरुषि एक्साइटेड हुई। यस, बिल्कुल है इसमें, मुझे देखने हैं। इसकी बेतुकी और अनोखी फरमाइश पर ईशान ने माथा पीटा। मैडम, इतना आसान नहीं है ये सब जितना आप कह रही है। बहुत बड़ी मछलियाँ होती हैं, डॉल्फिन और ये एनाकोंडा। एक काम करो, छलांग लगा कर जाओ और देख आओ उन्हें। ईशान ने लब दबाकर कहा। आरुषि ने हैरत से उसे देखा। मारना चाहते हैं? साफ बोले ना। ईशान ने उसे देखा। मैंने ऐसा कब कहा है? वो भी घूर कर बोला। बड़े तेज हैं आप जल्लाद, मुझे सब मालूम है। सारी दुनिया को चारा डालते हैं। हमेशा घुमा फिरा कर बात करना अच्छे से आती है आपको। अच्छा मेरी जान, सॉरी, मैंने मजाक किया था। वो उसका गाल चूमता बोला। आरुषि ने उसे देखा। वो आज भी बच्ची थी, बिल्कुल पहले जैसे। रूशे बेबी। ईशान को रूशे बेबी और रूशे बेबी का ईशान। वो उसे देखकर मुस्कुराई और उसका भी प्यार से गाल चूमा। ईशान मुस्कुराया। रूशे बेबी। ईशान ने प्यार से उसे मुखातिब किया। तुम्हें तुम्हारी फेवरेट जगह लेकर जाऊं? किधर? वो एक्साइटेड हुई। चलो आओ। उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। जब रोशे फिर बोली, ईशान किधर ले जा रहे हैं? बताए ना। सरप्राइज है मेरी जान, आओ मेरे साथ। वो उसे लिए काफी दूर वापसी के लिए जंगल से तकरीबन बाहर आया। बाहर आकर कार तक आया। अरुषि को कार में बैठने को बोला। उसके साथ खुद भी बैठा। ड्राइवर को हिदायत के मुताबिक चलने का कहा। कुछ ही देर अमेज़न के जंगल से निकलती कार ब्राज़ील की साफ शफाफ सड़कों पर चल पड़ी थी। कुछ ही देर में ईशान और अरुषि ब्राज़ील की सबसे बड़ी चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आए थे, जहां सबसे ज़्यादा चॉकलेट बनाई जाती थी। ब्राज़ील दुनिया में कोको और चॉकलेट के सबसे बड़े प्रोड्यूसर में से एक है। वो दोनों इस वक्त ब्राज़ील की सबसे बड़ी चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी के बाहर मौजूद थे, जिसका नाम है गारूटो। ईशान ने उसके गिर्द अपने बाजू हमायल किया। ये वो थी जो चॉकलेट्स की दीवानी थी। आज वो उसे उसकी ख्वाबों की नगरी में लेकर आया था। कितनी खूबसूरत यादें वाबस्ता थी चॉकलेट, आरुषि बेबी और उसका ईशान। ईशान ने उसके माथे पर अपने लब रखे तो वो खुद में सिमट गई। ड्राइवर ने मुड़कर देखा। ईशान ने उसे गुस्से से घूरा। शक्ल आगे रखो अपनी। वो दहाड़ा। ड्राइवर फौरन सीधा हुआ। सॉरी सर, मगर मैं ये कहना चाहता था कि आपकी मतलूबा जगह आ गई है। बेहतर। वो कहकर रुशे की जाने मुतवज्जा हुआ और मुस्कुराकर उसे देखा। कहाँ आए हैं ऐश? हम तुम्हारी फेवरेट जगह आए हैं। ईशान ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया। कौन सी जगह ऐश? रुशे कंफ्यूज हुई। अरे बुद्धू, चॉकलेट फैक्ट्री। तुम्हारी तमाम फेवरेट चॉकलेट्स यहाँ पाई जाती हैं और तो और ब्राज़ील ही तुम्हारी चॉकलेट्स की ख्वाबों की नगरी की जगह है। हाँ सच में? ईशान, वो एक्साइटेड सी हुई थी। बिल्कुल, लेट्स गो। वो अपनी जगह से उतरकर उसकी जानिब आया और हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारा। रुशा खुशी से पागल हो देने को थी। इस उम्र में भी वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी। ईशान मुस्कुराकर उसके साथ उसे अपने हिसार में लिए आगे बढ़ा था और इस कंपनी के अंदर गया, जहां तमाम अक़साम की चॉकलेट्स एज सैंपल एज ए सैंपल के तौर पर वहां मौजूद थी। हार्ट शेप कप केक्स की सूरत में, बार्बी डॉल्स, पेंट्स और बादाम
पीनट्स और बादाम लगी मुख्तलिफ़ किस्म की मज़ेदार चॉकलेट्स, कॉफ़ी केक्स, हर किस्म की चॉकलेट केक्स, कोको पाउडर से बनी मुख्तलिफ़ चीज़ें जिसे देखकर मुंह में पानी अगर आए भी। यही नहीं बल्कि वहाँ ब्राज़ील के बड़े बड़े बेकिंग्स फूड मेकर्स भी मौजूद थे जिनके सामने लातादाद अलग अलग अक़साम की चॉकलेट्स मौजूद थी। चॉकलेट बिस्किट और चॉकलेट केक, उसके अलावा चॉकलेट मिल्क, और जो वो बहुत महारत से खाने में मसरूफ़ थे। और सामने ही कैमरामैन उनकी वीडियो शूट कर रहा था। वाओ ऐश, ये कितने मज़े का है। सब वो देखे, वो लोग कितने मज़े से खा रहे हैं, मुझे भी खानी है ऐश। वो मज़िद हुई। ईशान मुस्कुराया। मेरी जान, तुमसे इतना नहीं खाया जाएगा। तुम्हें मालूम है ये मक मकबैंगर्स है और ये इनके लिए टास्क होता है। पूरा 30 मिनट या 40 मिनट में ये चॉकलेट ख़त्म करेंगे जो इनके सामने मौजूद है। व्हाट? मगर कैसे ईशान? मैं तो इतना नहीं खा सकती। ओके लीव इट। चलो रूशे, आगे चलते हैं, बाकी तफसील उनसे पूछते हैं, बजात खुद उनकी ज़बानी। चलिए। वो लोग आगे बढ़े जहाँ कंपनी का एक बंदा उसके सामने आया। ईशान ने उसे देखकर अपना काला चश्मा उतारा। कंपनी के बंदे ने ब्राज़ीलियन ज़बान में उनसे मुखातिब होकर पूछा, जिसका रुशे को तो कम अज़ कम कुछ समझ नहीं आया। मगर ईशान मुस्कुराया। I am a doctor from Pakistan. I want to visit your company with my wife and learn how to make chocolate and learn about big big mangers. मकमैंगर्स। ईशान ने भी उसकी ज़बान में ही जवाब दिया तो रूशे ने हैरत से अपने ज़हीन शौहर को देखा। ज़िंदगी गुजर चुकी थी। वो आज तक उसके हर अनोखे और अछूते रूप से उससे बुरी तरह मुतासिर हो जाया करती थी। अब भी इंतहाई अकीदत से उस शख्स को देखा जिसने पूरी ज़िंदगी उसकी इतनी केयर की थी कि वो खुद भी अपना इतना ख्याल नहीं रख पाती। कंपनी का बंदा उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और सीने पर हाथ रखकर सर को हल्का सा खम देते उसे खुशामदीद कहा। वेलकम सर, कम विथ मी। वो इन दोनों के लिए एक जानिब गया उन दोनों को लिए एक जानिब गया और एक वीडियो मकबैंगर्स के पास आया कि वहाँ दो लड़कियां थी और वो वीडियो बनाकर फारिग हो चुकी थी। अब हंसी मजाक में मशगूल थी। आरुषि उनके पास आकर रुकी। अब वो कंपनी के बंदे ने उन्हें अपनी ज़बान में सब बताना शुरू किया और ईशान ने उस ज़बान को उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट करना शुरू किया था। ईशान और आरुषि कुछ ही देर में चॉकलेट मकबैंगर्स के पास आए थे। कुछ वीडियोस बना रहे थे तो कुछ बना चुके थे। हाय, ईशान ने उसे मुखातिब किया। आरुषि ने नागवारी से उन्हें देखा। वो लड़की कम कपड़ों में, बाल खुले छोड़े, बेहद प्यारी लग रही थी मगर बहुत बोल्ड निगाह से ईशान को देख रही थी। यस, आर यू मकबैंगर? ईशान ने शरारत भरी निगाहों से आरुषि का खुफ्तज़दा नागवारी लिए चेहरा देखा। यस आई एम। वो अभी बात का आगाज़ करना चाहती थी कि आरुषि ने ईशान का बाजू थाम लिया। रहने दे ऐश, मुझे कुछ नहीं जानना इनके बारे में, उसने अपनी छोटी सी नाक चढ़ाकर कहा तो ईशान मुस्कुरा दिया। फिर वो अलविदाई कलमात अदा करके आगे बढ़ गए। वो दोनों उनको छोड़कर चॉकलेट्स की जानिब बढ़े और डिफरेंट चॉकलेट ट्राई करने लगे। कंपनी के मैनेजर ने उन्हें ब्राज़ील की सबसे मशहूर चॉकलेट थमाई। सर, ये कंपनी की सबसे फेमस और खाई जाने वाली चॉकलेट है जिसका नाम है लेक्टा। ब्राज़ील में कई सुपरमार्केटों में आसानी से मिल सकती है और कुछ लेक्टा पर भी दस्तयाब है अमेज़ॉन। वाओ ऐश, मुझे ये सब खरीदनी है अपने लिए, अलीज़े और सबके लिए। ईशान अरुषे की बात सुनकर मुस्कुराया और इस बात में सर हिलाया। जी मेरी जान, हम ले लेंगे ये। ईशान ने हर चॉकलेट में से ढेरों ढेर चॉकलेट्स पैक करवाई और गाड़ी में रखवाई। अरुषे के चेहरे पर खुशी सी खिल गई। वो आज ही बच्चों की तरह अपनी मनपसंद चीज़ देख फरते जज्बात में खिलखिला उठी। वाह ईशान, आई लव यू सो मच। वो सबके सामने पगली उसके गले में झूली। ईशान बौखलाया। ज़रूर, मगर उसकी कमर के गिर्द बाजू हमायर किए वो उसे खुद से लगाकर बालों पर लब रख दिए। आई लव यू टू रोशे बेबी, वो बेहद प्यार से बोला। कंपनी में मौजूद लोगों ने उन्हें देखकर जोर से हुटिंग की। रोशे झेप गई जब ही ईशान को लेकर बाहर चली आई। ये तो गलत बात थी जाने ईशान, सबके सामने मोहब्बत का बरमला इजहार करना और तन्हाई में दूर दूर भागना, ये तो कोई बात ना हुई। गाड़ी में बैठते ही ईशान की रग ज़राफ़त फिर से फड़की थी। ये परी उसकी रगे जाँ से भी ज़्यादा करीब तर थी। वो अरुषे ने वो को लंबा खींचा।
वो तो आपने मुझे इतनी सारी चॉकलेट्स लेकर दी तो आपको थोड़ी सी रिश्वत दी थी, आरुषि ने लापरवाही का मुजाहरा करते सुकून से कहा। तो ईशान ने उसे कलाई से खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। ऐश, ये क्या कर रहे हैं आप? वो ड्राइवर की मौजूदगी में ईशान की इस बेबाकी पर बौखलाई थी। ये सवाल तो काफी पुराना है रुशि बेबी, जो अब जवाब तुम अच्छे से जानती हो, वो शरारत भरे लहजे में बोला। ईशान अपनी उम्र का तो लिहाज करे, वो तिलमिलाई। उसी का लिहाज कर रहा हूँ न, नहीं तो अपने हिस्से की रिश्वत अभी पूरी की पूरी वसूल करता अपनी बेबी से। वो उसकी गाल सहलाकर बोला तो अरुषि ने झिंझिलाकर उसके कंधे पर सर रखकर आंखें मूंद ली। ईशान के लबों से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो पा रही थी। दूसरी तरफ जिब्रान और मिफ्रा भी जंगल में सैर करते काफी आगे तक निकल आए थे। जिब्रा जिब्रान आने का उसका हाथ थामा हुआ था जिब्रान ने उसका हाथ थामा हुआ था। वो दोनों ऐसे लिबास में थे जो उनके लिए सेफ था, मतलब ऐसे लिबास जिनमें उन्हें कोई खतरनाक कीड़ा मकोड़ा नहीं काट सकता था। दोनों ने लॉन्ग बूट पहने थे। जिब्रान कब से उसे बगौर देखे गया। पिंक रोज जो अब भी पहले दिन सी उसके दिल पर यूं ही हुकूमत जमाए हुए थी। जिब्रान ने मजबूती से उसका हाथ थामा हुआ था। जिंदगी में बहुत कम चांसेस ऐसे आए थे जब ये लोग यूं फुर्सत माया एक दूसरे को वक्त दे पाए थे। सब कुछ भूल कर यूं कहीं घूमने फिरने आए थे। सारी जिंदगी कंधों पर आन देखी बेशुमार जिम्मेदारियों ने उन्हें एक दूसरे को भरपूर वक्त देने का मौका ही कब दिया था। आज बरसों बाद ये मौका मिला था तो वो लोग इसका हर लम्हा भरपूर अंदाज में जीना चाहते थे। वो लोग काफी दूर निकल आए थे। जिब्रान, उसने हस्बे मामूल उसके नाम के टूटे टूटे किए। जी मेरी जान। जिब्रान जान कर उसे तंग करने को बोला। मफरा कलस गई। जिब्रान सही से बोले ना, वो नाक चढ़ाकर आज भी बेहद प्यारे तरीके से बोली। सामने वाला मबहूत रह गया जब भी बहुत जल्द आगे होकर उसका जोर से गाल चूमा था। माय पिंक रोज। मफरा ने आंखें फैलाए उसे देखा। वो गहरा मुस्कुराया और एक फ्लाइंग किस उसे पास की। वो बुरी तरह बौखलाई। जिब्रान, शर्म करे, आप दादा बनने के करीब हैं। अपनी उम्र देखे और हरकतें देखे। तो क्या हुआ मेरी जान, दिल तो जवान है ना। वो क्या कहते हैं, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। जिब्रान, आपकी आवाज़ कितनी प्यारी है। जिब्रान गहरा मुस्कुराया। बहुत शुक्रिया। जिब्रान, कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। जिब्रान, कोई नहीं शर्म आनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे। तो क्या हुआ पिंक रोज, और तुम सुना करो रोमांटिक बातें तो किससे तुमसे ना करूँ रोमांटिक बातें तो किससे करूँ। ओके, यहाँ ब्राज़ील से कोई ढूंढ लेना जो मेरी रोमांटिक बातें सुना करें। वो आंख विंक करता बोला। ब्राज़ील से क्यों, यहाँ अमेज़न से ढूंढे ना कोई झींगा लाला हु करने वाली। मफरा जलकर बोली तो वो कहकहा लगाकर हंस दिया। मफरा ने उसे घूरा। क्या? जिब्रान ने आइब्रोज काई। किसी की तरफ आंख उठाकर देखा ना डॉक्टर छिछुंदर, तो आंखें निकाल लूंगी। हाँ, याद रहे, एक्सक्यूशनर्स की बीवी हूँ, इससे ज्यादा बहादुर होगी। वो एक एटीट्यूड से बोली। जिब्रान गहरा मुस्कुराया। वो तो होगी ही, आखिर बीवी भी तो फिर जेके की है ना। यस, वरना। वो जोर शोर से आज भी सर हिलाती बोली थी। जिब्रान बेसाख्ता उसके करीब हुआ और उसे कमर से पकड़कर अपने सामने किया और एक मदहोशी भरी निगाह से उसे देखा। जिब्रान, महज वो इतना ही बोल पाई थी। जी मेरी जान, जान ने निसार करने वाले अंदाज में बोला। मफरा झेप गई। छोड़े मुझे जिब्रान, आरुष्य ईशान आ जाएंगे। कोई 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 तो आ ही जाएगा। कोई नहीं आएगा पिंक रोज, वो दोनों कब के आगे निकल चुके हैं। यहाँ सिर्फ मैं और तुम है और कोई नहीं। और किसी ने देख भी लिया तो क्या बिगाड़ लेगा। क्यों ना हम जिंदगी के हसीन पल और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करें। कौन सी यादें, क्या बात कर रहे हैं। वो जान कर भी अनजान बनी थी, सब याद आ गया था उसके लबो लहजे से। वो किन यादों की बात कर रहा था। मिफ्रा जिब्रान कबीर की जिंदगी की सबसे खूबसूरत दिन, जब उसने जिंदगी को देखा था, पहचाना था, जाना था कि जिंदगी किस शय का नाम है, जिंदगी कहते किसे हैं। वो खूबसूरत दिन रात शामें जो उस शख्स के साथ उसकी गुर्बत में गुजरी, उसके हमराह जब उसने अपनी मोहब्बत को अपने करीब से महसूस किया, उसे जाना, वो शख्स कितना प्यारा है, कितना शानदार है। वो किसी और ही जहां की सैर को निकली थी जब बहुत ही जल्द जिब्रान उसके लबों पर हावी हुआ था और उसे होश की दुनिया में लाया था। वो मचल कर रह गई थी, मगर तब तक जिब्रान उसकी सांसों पर काबिज हो चुका था।
वो कुछ ही देर में खुद को सैराब करके पीछे हटा और उसे देखा, जिसका चेहरा गुलाब की तरह लाल हो चुका था। वो गहरा मुस्कुराया। कुछ याद आया? उसके कान में सरगोशी करते हुए पूछा। वो झेपी थी। जिब्रान ने जवाब दिए, जो अब जवाब तलब करने के लिए उसके कान की लौ को दांतों से काटा। एक सिसकी उसके लबों से अदा हुई। नहीं, वो जानकर बोली। जिब्रान ने गिरफ्त बढ़ाई। मेरा मतलब हाँ। वो मुस्कुराया। क्या? अपनी जिंदगी के खूबसूरत तरीन दिन। वो उसके हिसार में पुरसुकून से खड़ी जवाब दे रही थी। कौन से दिन? वो जाने क्या सुनना चाहता था। वो हसीन दिन जब मैंने जाना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। मैंने अपनी मोहब्बत यानी आपको जाना। वो अपना नाजुक हाथ उसकी बड़ी बियर्ड पर फेरती बोली। जिब्रान ने नाजुक हाथ का लम्स महसूस करते ही आंखें सुकून से मूंद ली थी। जब मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए, मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद मिला। आपकी दिन रात की मेहनत ने मुझे एक मकाम दिया और इंसानियत का मसीहा बना दिया। अगर आप मेरी ज़िंदगी में ना आते तो आज जाने में कहाँ होती। मैं भी होती, और होती भी या नहीं, मेरा तशख़्ख़ुस पामाल होकर रह जाता या किसी पागल खाने में पड़ी होती। आपने मुझे इतनी खूबसूरत, बामकसद और मुकम्मल ज़िंदगी दी। जिब्रान, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? वो कुछ बोल न सके। जब ही जिब्रान ने उसके लबों पर अपनी शहादत की उंगली रखी। आहा, नो माय पिंक रोज, नो। ऐसे नहीं कहते। शौहर की मोहब्बत एहसान नहीं होती मेरी जान। वो उसे अपने हिसार में लिए महसूस किए गया। तो क्या होती है? मिफ्रा ने उसकी तरफ चेहरा किए खूबसूरत अंदाज से पूछा। वो मुस्कुराए और झुककर उसकी तीखी नाक पर प्यार किया। वो तो बेगम का हक होता है कि उसके शौहर की तमाम मोहब्बत उसकी हो, और मेरी मोहब्बत का दायरा मेरी पिंक रोज से शुरू होकर उसी पर तो ख़त्म होता है। वो उसकी निगाहों में झांकता हुआ बोला। वो मुस्कुराई और उसके सीने पर सर रख दिया। आई लव यू पिंक रोज। वो अपना हिसार तंग करता बोला। मिफ्रा उसमें झुक सी गई। तो मिफ्रा, आपकी मिफ्रा भी आपसे बहुत प्यार करती है। मिफ्रा ने स्पेनिश ज़बान में अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जिब्रान गहरा मुस्कुराया और उसके माथे पर लब रखे। मिफ्रा आंखें मूंदे उसका कीदत भरा लम्स महसूस किए गई। पिंक रोज, वो भारी लहजे में बोली। वापस चले या हनी सिल्वर जुबली भी हनीमून कैंप यही लगवा लूं? जिब्रान ने शरारत भरे लहजे में कहा तो वो बौखलाकर पीछे हटी। कोई हल नहीं आपको जिब्रान, चले वापस चले। वो बनाकर बोली तो वो फिर भरपूर अंदाज में हंस दिया। उसका हाथ थामा और वापसी की राह ली। वो लोग रात के तकरीबन 8-9 बजे के करीब वापस आए और अब सब डिनर के लिए पिछले लॉन में जमा थे। बोन फायर और बारबेक्यू का इंतजाम किया गया था। वो सब मिलकर खुशगपियों में मसरूफ थे। ऐसे में महाबीर उनमें कहीं भी नहीं था। फजर की निगाहें वहां बैठे उसी की मतलाशी थी। हे, ये जल्लाद जी किधर चले गए? ये महाबीर भी ना पता नहीं चलता कब किस वक्त कहाँ निकल जाए। वो बड़बड़ाती सब में से निकली थी और चलती ऊपर गई थी। वो कमरे में कहीं भी नहीं था। अल्लाह, महाबीर किधर चले गए हैं आप? मेरा बंदा भी ना। वो मुसलसल बोलती इधर से उधर देखने लगी जब अचानक बाहर बालकनी में नजर पड़ी। वो बाहर बैठा किसी गहरी सोच में था। बाहर बैठे शख्स के चेहरे पर इस वक्त कुछ सोचते हुए एक गहरी, अछूती मगर अफसरदा सी मुस्कान लबों पर इहाता कर रही थी। फजर ने हैरत से उसे देखा। ये कि यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी अकेले? अल्लाह खैर। वो चलती हुई बाहर बालकनी में निकली। इधर बाहर बैठे महाबीर की सोचों की तानाबे दूर कहीं माजी में उलझी हुई थी। शाम का वक्त था। सब लोग आराम करने की गर्ज से अपने अपने कमरे में थे। ऐसे में फानिया और रासिम भी अपने कमरे में अपने दोनों बच्चों के साथ मौजूद थे, जो हर वक्त फानिया की नाक में दम किए रखते थे। अब भी वो दोनों, एक फानिया के बाल बनाने में मसरूफ था तो दूसरी फानिया का मेकअप करने में, और फानिया दरमियान बेचारी सी शक्ल बनाए बैठी थी। उफ बच्चों, छोड़ दो मुझे। क्या बिगाड़ा मैंने तुम लोगों का? किन गुनाहों की सजा है ये? फानिया ने दुहाई दी जबकि अंदर आता रासिम जोर से हंसा। क्या कह दिया मेरे बच्चों ने जो तुम इन्हें सजा कह रही हो? बेगम कह रही हो जाने मन। इतने तो प्यारे बच्चे हैं मेरे। बहुत अफलातून है आपके बच्चे। गलती से आप पर चले गए हैं रासिम। हर वक्त सताते रहते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं। तो क्या हुआ मेरी जान, बच्चे हैं, इतना तो चलता है। रासिम अपने दोनों बच्चों को हिसार में लिए बोला। वो दोनों रासिम में छुप गए। हाँ बिल्कुल, इतना तो चलता है। आप तो निकल जाते हैं कई कई दिन के लिए। पीछे इन आफतों को मेरे नाक में दम करने के लिए छोड़ जाते हैं। तुम तीनों मेरी जिंदगी हो फानिया।
मैं चाहकर भी तुम तीनों से दूर नहीं रह सकता, काम के लिए जाना पड़ता है, वरना तो मैं 1 मिनट भी तुम तीनों को खुद से जुदा ना करूं। तो कौन कहता है छोड़ देना ये काम, वैसे भी मुझे बहुत डर लगता है आपके इस काम से। रासिम, ऐसे कैसे छोड़ दूं? बहुत डर लगता है आपके इस काम से रासिम, ऐसे कैसे छोड़ दूं? फर्ज तो नहीं छोड़ सकता ना, जैसे तुम लोगों को नहीं छोड़ सकता, ये फर्ज भी नहीं छोड़ सकता मैं फानिया। मैंने अहद लिया, मैं अपने वतन की हिफाजत नहीं छोड़ सकता। मैं भी ट्राहो ट्राहो कर डैड के मैं भी बड़ा होकर डैड के जैसा ऑफिसर बनूंगा डैड, और अपनी कंट्री की हिफाजत करूंगा और गंदे लोगों को मार दूंगा। महावीर ने कराटो की तरह पंच हवा में बुलंद किया और बोला तो रासिम गहरा मुस्कुराया। इंशाल्लाह, हरगिज नहीं। इससे पहले ही फानिया हत्थे से उखड़ी थी। कोई नहीं बनेगा मेरा बेटा लॉयर या डॉक्टर बनेगा, बस कह दिया मैंने। मेरा बेटा अपने बाबा जैसे अर्धाड़ अर्धहाड़ में नहीं पड़ेगा। ओह कम ऑन मॉम, नो, मैं तो डैड जैसा ही बनूंगा। मैं भी। दानिया ने भी फिजा में हाथ बुलंद किया। फानिया ने अपना माथा पीट लिया। या अल्लाह, ये दोनों तो बाप पर चले गए हैं, डैड के चमचे। फानिया ने तीनों को घूरा। रासिम मुस्कुराया। गुस्सा क्यों करती हो मेरी जान, ये तो अच्छी बात है ना, मुझ पर गए हैं। बहादुर बनेंगे, तुम्हारी तरह बुजदिल नहीं। मैं कोई नहीं बुजदिल, फानिया ने पहलू बदला। आहा वल्लाह, और सब हालात से हार मान कर खुदकुशी करने तो मैं चला था ना रासिम। फानिया चिल्लाई तो रासिम क्या कहा लगाकर हंस दिया। तो बस फिर चुप करो, अच्छा है ना। ये मुझ पर जाएंगे बहादुर, निडर, अपना दफा अपना हक वसूल करने वाले बहादुर बच्चे। बिल्कुल। अभी वो बात कर रहे थे जब अचानक फजर के रोने की आवाज आई और महावीर घबरा कर उठा था। मम्मा, फजर बेबी रो रही है, मैं उसे देख कर आता हूँ। वो वहां से भागा। फानिया ने उसे हैरत से देखा था। एक तो ये लड़का हर वक्त फजर फजर लगा हुआ होता है, किस पर चला गया? पूरा आशिक है आपका बच्चा। रासिम, नो मामा, शी इज माई गर्ल, और वो रोती है तो मुझे पेन होता है। आई कांट सी हर टीयर्स। वो कहता वहां से भागा था जब कि फानिया ने मुंह खोले उसे देखा था। अस्तगफिरुल्लाह, वो जेर लब बड़बड़ाई, जबकि रासिम कह कहा लगाकर हंस दिया। मेरा बच्चा है मेरी जान, दीवाना बनेगा दीवाना। रासिम शर्म करे, बच्चा है वो अभी। फानिया चिल्लाई, जबकि रासिम ने जोर से उसे और दानिया को गोद में भेजा। महावीर इन सब सोचों में गलता था जब एक मेहरबान सा लम्स कंधे पर महसूस करके आंखें बंद की और इस हाथ पर अपना हाथ रखा। क्या हुआ महावीर, क्या सोच रहे हैं? वो उसके पास आकर झूले में बैठी और उसे देखा। महावीर तकलीफ से नम आंखों से मुस्कुराया था। फजर ने हैरत से उसे देखा। ये जल्लाद भी रोता है? वो महज सोच ही सकी, दूसरों को रुलाने वाला क्यों रो दिया। क्या क्या हुआ महावीर, क्यों रो रहे हो? महावीर ने उसके गिर्द हिसार बनाया। माय गर्ल, वो जहरी लब बड़बड़ाया। फजर ने हैरत से उसे देखा। मतलब वो समझ गई थी वो बचपन में खोया हुआ था, क्योंकि वो बचपन में फजर को यूं ही इसी नाम से पुकारता था। माय गर्ल, माय बेबी, माय प्रिंसेस, माय डॉल, माय लव, माय फज, या फिर बेर की फज बीर की फज। क्या सोच रहे थे महावीर? वो उसकी आंखों में देखती पूछी। महावीर ने भी उसकी आंखों में देखकर माथे से माथा टिकाया और दोनों हाथ बैक गर्दन पर रखे। जान गई, आंखें पढ़ ली, पूछने का फायदा। इश्क बीर, फजर मुस्कुराई। इन लबों से सुनूंगी इश्क फजर। वो उसके लबों पर उंगली रखती बोली। वो गहरा मुस्कुराया और उसकी उंगली पर प्यार किया। मगर मुझे तो इन लबों से सुनना है माय लेडी। वो महावीर ने उसके लबों को अंगूठे से सहलाया। क्या याद करके ये पलकें नम है महावीर? अब की बार नरम गरम उंगली के लम्स ने पलकों की झालर को छुआ था। महावीर ने सुकून से आंखें मूंदी थी। बचपन, बचपन और सिर्फ बचपन। वो खर्ब और अजीज से बोला। फजर की आंखें भीगी थी। एक गहरा सांस फिजा के सुपुर्द किया। क्या याद आया? वो पूछ बैठी, जबकि उसकी गर्दन पर उसके हाथों की गिरफ्त बढ़ती जा रही थी। एक सिसकी लबों से निकली थी। वो अनजाने में उससे आज भी कभी किसी भी वक्त तकलीफ दे जाता था, मगर वो इस सब की आदी थी, क्योंकि ये सब इश्क होता है तो महबूब की तरफ से मिलने वाली तकलीफ भी मज़ा देने लगती है। तो वो तो दीवानी थी उस जालिम बेहिस इंसान की जो उसकी रूह में बसा था, उसकी ज़िंदगी का अहम कुल असासा था। महावीर, वो पुकार बैठी। हुक्म रूहे मन, क्यों तकलीफ देते हो? वो अचानक से क्या बोल गई पता नहीं था, जब अचानक किसी वीर ने उसे खुद के मजीद करीब किया।
महाबीर ने उसे घूर कर देखा। फजर की आंखें पल में नम हुई थी। तकलीफ नहीं है मिसेस महाबीर, तकलीफ नहीं, सुकून मिलता है। अपने माँ बाप को याद करके मुझे सुकून मैसर आता है। वो बचपन के सहाने सुहाने दिन याद करके मुझे अच्छा लगता है मिसेस महाबीर हफीज। वो उदासी से बोला। फजर ने इस बात में सर हिलाया और अपना बचपन याद करके वो आंखों से कीमती मोती टूटकर उसके गालों पर बह गए थे। फजर ने उसका हाथ पकड़ा था। महाबीर ने उसे 1 सेकंड से पहले खुद में जोर से भींचा था और उसके कमर के गिर्द बाजू हमायल किए। महाबीर, आप प्लीज परेशान ना हो। खामोश हो जाओ मेरी जान, कुछ नहीं कहती ये चीजें मुझे। महाबीर, महाबीर ने उसके गिर्द बाजू हमायल किए। बहुत बुरा हूं ना, तकलीफ दे जाता हूँ, तुम्हें भी उदास कर दिया ना मैंने, पर जो भी जैसे भी है मेरे हैं। वो बिना डरे बोली। महाबीर मुस्कुराया। कोई शिकवा कोई शिकायत? वो उसके लबों को सहलाता हुआ बोला। कुछ नहीं, क्या चाहती हो महाबीर? वो तो है ही तुम्हारा, और बताओ। मुकम्मल चाहिए, ताउम्र चाहिए, मरते दम तक चाहिए, जब तक सांस है तब तक चाहिए, मरते हुए भी चाहिए, हमेशा चाहिए, सुबह चाहिए, शाम चाहिए। अब बोले। वो भी आंखों में आंखें डाले बोली तो महाबीर ने बगैर देर के उसके लबों पर झुका और उसके लबों को कैद कर गया। फजर ने सुरूर में अपनी आंखें मूंदी थी। अब इतनी प्यारी बात का खराज भी तो भुगतना था। महाबीर ने कुछ ही देर में उसे आज़ादी बख्शी। वो गहरे गहरे सांस लेती खुद को रिलैक्स करने लगी। महाबीर ने उसे खुद से लगाया। तुम्हारा हूँ, तुम्हारा था, तुम्हारा रहूंगा। मुझे कल भी अपनी फजर से इश्क था, आज भी है, ताउम्र मरते दम तक रहेगा, क्योंकि ये आज भी अपनी फजर का बीर है। इश्क फजर, इश्क बीर, ये कभी नहीं टूट सकता, कभी नहीं खत्म हो सकता। मने यारम मने जानम तू ही तू रे, मने जानम मने यारम तू ही तू रे। इतने खूबसूरत अल्फाज पर फजर ने आसूदगी से उसके सीने पर सर टिकाया। महाबीर ने धीमे से उसे खुद में समाया। वो लोग आज सब पिकनिक के साथ, सब साहिर की फरमाइश पर एक ऐसी जगह, ऐसे पार्क आए थे जो ब्राजील का सबसे खूबसूरत और इंतहाई बड़ा पार्क था। एक बड़े दरिया अमेज़न के बाद इस दरिया के साथ 3 दरिया मिलकर बहते थे। इसके ऊपर बना खूबसूरत सा पार्क, जो कहने को पार्क था मगर अंदर डिफरेंट होटल, कैफेज, शॉप्स और बहुत कुछ था। वो सब इस वक्त कैफे के ग्राउंड एरिया में बैठे थे, जहाँ से उन्हें ऊपर पार्क का सारा मंजर दिखाई दिया जा सकता था। वो लोग एक दूसरे के टच में बैठे थे, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, जब भी सब अपनी अपनी बातों में मसरूफ थे। लेकिन खजर ने उनका ध्यान खींचने को बात का आगाज किया। अरे भाई, क्या सब बोर कर रहे हो? अपनी अपनी बातों में मगन हो। फैमिली टूर ऐसा थोड़ी होता है। हम कुछ गेम्स खेलते हैं या बातें करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बड़े पापा से। चले बड़े पापा, ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत और यादगार और अच्छा लम्हा कौन सा था, जिसमें आपके आंसू भी निकले हों? वैसे तो जल्लाद रोते नहीं, रुलाते हैं, मगर आप अपना बताएं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? अब की बार अमन ने पूछा तो पाशा गहरा मुस्कुराया। मेरी ज़िंदगी का सबसे ख्वाब सा और खूबसूरत लम्हा वो था जब मेरी बेटी यानी मीराल पैदा हुई थी। मीराल का दुनिया में आना मेरे लिए सबसे ख्वाबनाक सा लम्हा था। एक ऐसा ख्वाब जो शायद मैंने कभी देखा था, जब मैं तुम्हारी बड़ी मम्मा के लिए दुआ गो लेबर रूम से बाहर खड़ा था। मेरी रूह का हर हिस्सा दुआ गो था। फिर जब मुझे नर्स ने आकर बताया कि मेरी जान का टुकड़ा, मेरे कलेजे की ठंडक पैदा हुई है, तब मेरे कान, मेरा वजूद साकिन हो गया था और मेरा अंग अंग ये कहने पर मजबूर हो गया था कि पाशा इब्राहिम, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। और जब नर्स ने मेरी बेटी को लाकर मेरे बाजुओं में थमाया और वो नन्हा वजूद मेरी बाहों में आकर अपनी भूरी आंखें खोलकर मेरी जानिब देखती हुई मासूम से अंदाज में रोने लगी, तब मेरी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हात थे। जब मैंने अपनी बेटी को अपनी गोद में लिया, मुझे यूं महसूस हुआ था कि सारा जहां मेरे पास, तमाम तर खुशियां, रहमतें अल्लाह ने मेरी झोली में डाल दी थी और मुझे किसी भी शय की ज़रूरत बाकी नहीं रही। वो सबसे हसीन लम्हात थे मेरी ज़िंदगी के। पाशा ट्रांस की कैफियत में बोले जा रहा था, जबकि सबके सुनते हुए लबों पर मीठी मुस्कुराहट थी। वाओ! अमन ने दिलचस्पी से मुस्कुराकर आईब्रो उचकाए, जबकि सब ने होटिंग की। वो लोग आज एक दूसरे के करीब थे, एक दूसरे को फुर्सत के लम्हात में सुनना चाहते थे, अपने बड़ों के बारे में फुर्सत में जानना चाहते थे। अच्छा, अब ये बताए, सबसे गमगीन लम्हा, जब शायद ही आप खुद को कमज़ोर
आपने खुद को कमज़ोर पाया हो। पाशा ने सोचने के अंदाज में किसी गैर मर्री नुक्ते को घूरा तो चेहरे के जाविये बुरी तरह बिगड़ी थी। एक तो तब जब एक पल को लगा सांस थम गई हो, जिंदगी खत्म हो गई हो, सब लुट गया हो, जो कहानी अभी शुरू नहीं हुई वो खत्म हो गई हो। इन शॉर्ट, तुम्हारी बड़ी माँ का दुश्मन के चुंगल में फंस जाना। पाशा गो पाशा गोयारे हाब को निगाहों का मरकज बनाए गोया रुहाब को निगाहों का मरकज बनाए, एक एक लफ्ज जब्त से बोला। यूं लगता था कि पाशा इब्राहिम है सीने में। आज भी इस वाक़े को याद करके पहले दिन सी वहशत होती थी जब भी पाशा ने उसके गिर्द बाजू हमायल किया और उसे खुद में भेजा। वो सब में बैठी अचानक कंफ्यूज हुई और पाशा की आगोश में छुपी थी। ओहो, लगता है कि बड़ी मम्मा से जुड़ा कोई वाकया है। खजर ने हाँक लगाई। पाशा ने उसे घूरा। वो पल भर को गड़बड़ा गया। अच्छा बताएं ना बड़े पापा, ये तो पागल है। आप बताएं कब, कैसे, किस तरह? अमन खजर की पतली हुई हालत पर मुस्कुरा कर पाशा इब्राहिम से पूछने लगा। जब हमारे दुश्मन ने पीठ पीछे वार करके हमारे घर की औरतों पर हमला किया था और बुजदिलों की तरह उन्हें धमका कर व्हाइट पैलेस से अपने ठिकाने पर बुलवा लिया। व्हाट? ऐसा कब हुआ था और कैसे? अहान को शौक लगा। छोड़ो इन बातों को, बस तुम्हारी बड़ी मम्मा को हमेशा से झांसी की रानी बनने का बहुत शौक है। जब ही अपनी जान हमेशा खतरे में डालने की कोशिश की। अरे ये कौन सी बड़ी बात है बड़े पापा, इस घर की सभी औरतों को मदर टेरेसा बनने का शौक है, बगैर सोचे समझे कुछ भी करने को चल पड़ती है। खजर ने अचड़ती निगाह अपने पास बैठी अपनी लेडी एक्सक्यूशनर पर डाली। अलीजे ने उसे घूरा और पंच मारा। वो लोग खुलकर हंस दिए थे। अच्छा, ये सब छोड़े, मैंने सुना है पाशा दादू की लव स्टोरी पूरी व्हाइट पैलेस में बहुत मशहूर थी। रेशमान दादू के मुताबिक इश्क मुश्क छुपाए नहीं छुपते। पाशा दादू मियाँ तो बताए ना अपनी लव स्टोरी की क्यूट सी दास्तान। अलीज़े ने पाशा इब्राहिम को छेड़ा तो मुस्कुरा कर रह गया। आए लगी ना मेरी लेज़ो, बताए ना बड़े पापा। जो बाकी रही सही कसर थी वो खजर मियाँ ने पूरी की तो रुहाब ने उससे सामने पड़ा मैगजीन देकर मारा। तुम अपनी बोलती बंद रखो, कोई नहीं, सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। आय हाय, बड़ी माँ शर्मा रही है। खजर की जबान पर दोबारा खुजली हुई। अब की बार रुहाब भी झेप गई थी। खजर, मुंह बंद रखो अपना। अरे भाई, मेरी शौहर का मुंह बंद करवा कर क्या होगा? रुहाब दादू यार बताए ना, इतनी स्वीट सी लव स्टोरी हम सुनना चाहते हैं। हाँ हाँ दादू बताएं ना यार, प्लीज प्लीज ना। इसके बाद जमल दादू कबीर दादा की भी सुनेंगे। अहान ने मुस्कुराकर इन सबको उकसाया था। मगर भाई, हम सबसे मजे की दास्तान हमारे सोहम भैया की है। बचपन का प्यार है, आखिर ये सबसे बड़े हैं, इनसे शुरू करें। कबीर ने शोशा छोड़ा। रोहा रवाहा बुरी तरह गड़बड़ाई थी। आहा, बचपन बचपन का प्यार। ओ दादू, आप तो बिल्कुल मेरे पर गई हैं, जैसे मेरे और अहान का बचपन का प्यार है। अब की बार असावरी मैदान में उतरी और खुले आम प्यार का इजहार करके अहान को फ्लाइंग किस दी। अहान अपनी जगह से उछला था जबकि सबके चेहरे हंसी जब्त करने के चक्कर में सुर्ख हो गए थे। टिक कर बैठो असावरी। अहान ने उसे घूरा तो बुरा सा मुंह बनाकर आराम से बैठ गई। चले भाई, बताए भी क्या थी लव स्टोरी? अमन ने अपनी तोपों का रुख अब सोहम खान की जानिब मोड़ा था। मैं बताता हूँ। कबीर इब्राहिम ने सोहम खान की जानिब मानी खैजी से देखा, जो उसे आंखों ही आंखों में बाज रहने का इशारा करने लगा। भाई, हमारे सोहम भैया अपने बचपन से ही रवाहा भाभी के दीवाने थे। एक मिनट उनसे दूरी नहीं इख्तियार करते थे। पल पल अपनी आंखों के सामने रखते थे उन्हें। यही नहीं, बचपन में ही उनका निकाह हो गया था। हो मीन्स बचपन के प्यार से आगे बचपन का निकाह हो गया। फिर तो सोहम दादा बोलते होंगे, जान मेरी जान जाने मन, बचपन का निकाह मेरा भूल नहीं जाना रे। खजर के शोशे पर यंग जनरेशन जोर शोर से हंसे थे, जबकि रवाहा ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया था। आय हाय, शर्माती हुई तो पूरी नेल्सन मंडेला लग रही है बड़ी माँ। अर्शन ने जबान दबाते रवाहा को छेड़ा, जो कि सोहम में छुपी हुई थी। इस तरह से तखातब पर उसे झट से पीछे होकर देखा। हट बदमाश, नेल्सन मंडेला होगी तेरी माँ, मैं तो सोहम की रूह हूँ। वो तफाखर से बोली। सोहम को उस पर टूट कर प्यार आया, तभी उसे खुद के करीब किया। ना ना, मेरी मम्मा तो भाई नेल्सन
नेल्सन मंडेला थोड़ी है, वो तो महावीर हफीज की फजर डार्लिंग है। इस बेबाक को किसी सूरत चैन नहीं था, जब भी हर एक की वाट लगाए जा रहा था। अर्शन, हर किसी को परेशान करना जरूरी है क्या? दिया ने आंखें टिपटिपा कर कहा। बेगम ना करे, लगता है आपको अपनी हड्डी पसली प्यारी नहीं है। अर्शन ने उसकी कमर पर कमर की साइड पर शहादत की उंगली से लकीर खींची। वो सोफे पर बैठी अपनी जगह सोच रही थी। फिलहाल तो हमें आपके हाथ प्यारे नहीं लग रहे। दिया ने सामने बैठे अपने बाबा की जानिब देखकर अर्शन को वॉर्न किया, जबकि वो अफलातून मुस्कुराया। आज बड़े पापा कबीर और बड़ी माँ जमल की मैरिज एनिवर्सरी है, तो हम सब ने मिलकर एक सरप्राइज प्लान किया है। हमने तमाम अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। आइए, अर्शन कहता अपनी जगह से उठा। जमल ने शौक सा कबीर को देखा, क्योंकि उसे इस बारे में बिल्कुल भी कोई बात मालूम नहीं थी, और इस उम्र में ये चोचले उसे अजीब लगे। जमल ने कबीर की जानिब देखा। कबीर, आप भी हद करते हैं, भला इस उम्र में ये चोचले अच्छे लगते हैं? जमल ने एहतजाज किया तो कबीर मुस्कुराया। मैंने थोड़ी किया, अपने बच्चों से पूछो जिनकी शरारत है ये। कबीर ने साफ अपना दामन बचाया। वो लोग वहां से एक प्राइवेट कैबिन में आए थे, जो बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। सबसे पहले कबीर और जमल ही अंदर दाखिल हुए थे। जमल ने मुस्कुराकर इस खूबसूरत से कैबिन की सजावट देखी। ये बहुत मैजिकल है कबीर, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच। मगर तुमसे ज्यादा खूबसूरत कहाँ। हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। कबीर ने उसके माथे पर अपनी लब रखी और उसे खुद से लगाया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कुछ नहीं देखा, सच में कुछ भी नहीं देखा। खजर ने आंखों पर हाथ रखकर शर्माने की एक्टिंग की तो जमल बौखला कर पीछे हुई, जबकि कबीर ने लब दबाकर उसे देखा। क्या है भाई लड़के, 2 मिनट स्पेस भी दे दिया करो। कबीर ने उसे मसनूई गुस्से से कहा। ओह सॉरी बड़े पापा, वो मैं कहने आया हूँ कि सब आ रहे हैं, मैं केक भी ले आया तो जरा अलर्ट हो जाए। खजर ने कहते दांत निकाले। सब कैबिन में दाखिल हो गए। हॉल नुमा कैबिन के चारों कोनों में सोफे लगे हुए थे, जिन पर रेड मखमली चादरें बिछी हुई थी। पूरे कैबिन में हर तरफ रेड व्हाइट ब्लू बलून से सजावट की गई थी। हॉल के दरमियान टेबल, जिसके इर्द गिर्द फूल की पत्तियां और टेबल के ऊपर कुछ पत्तियां थी। ऊपर ब्लड रेड कलर का केक था, जो हार्ट शेप में था, जिस पर बड़ी नफासत से लिखा गया था, हैप्पी 40 एनिवर्सरी जिमल कबीर। जिमल इस उम्र में ये सब देख कर गड़बड़ाई, जब कंधों के गिर्द एक मेहरबान सा लम्स महसूस हुआ। भी रिलैक्स जान, मैं हूं ना, चलो आओ। कबीर उसका हाथ थामे उसे हिसार में लिए आगे आया। सबने जोर शोर से हूटिंग की थी। तमाम कैमरे जो बच्चों के पास थे वो उन पर थे। जमल तो कबीर में छुप सी गई। हो बड़ी माँ, कम ऑन, अब शर्माना बंद करे यार। इतना अरसे से शर्माती आ रही है, अब थोड़ी बोल्डनेस दिखाए। कौन सा आपकी पहली एनिवर्सरी है? अलीजे को आज चैन न था, जब ही जबान के जौहर दिखाए तो जमल ने उसे आंखें दिखाई, मगर आज वो उनके घूरने पर भी कहाँ खामोश हो रहे थे। तुम्हारी जबान बहुत ज्यादा चल रही है लड़की, मुंह बंद रखो अपना। जमल ने उसे झिड़का। वो कड़वा सा मुंह बना गई। अरे मेरी बेगम पर क्यों भड़क रही हैं? अपने मियाँ की जानिब देखे, जिनकी नजर नहीं हट रही आपसे। बाकी का हिसाब खजर ने बराबर किया। कबीर उसे लिए बहुत प्यार से टेबल तक आया, जहां नाइफ पर रिबन बंधा हुआ था। कबीर ने उसके हाथ में नाइफ पकड़ाई और खुद प्यार से उसका हाथ थामा और नरमी से केक काटा। सबने धूमधाम से तालियां बजाई और हूटिंग की, जबकि इसी के दौरान खजर अलीजे, जो मजे से सामने आकर माइक पकड़े, सुरीले अंदाज में इन दोनों को गाना डेडिकेट करना था, गाना गाने लगे। Happy anniversary, baby. Got you on my mind. Happy anniversary, baby. Got you on my mind. I am so happy for you, baby. Now that you have found somebody new, I see it in your eyes, Lord. It's no surprise. हैप्पी एनिवर्सरी बेबी, गॉट यू ऑन माई माइंड। हसन ने कबीर, जबकि अलीजे ने जमल का रोल प्ले किया। हर एक गाने का बोल बोलता वो कबीर की तरह जमल को छेड़ता, कभी नाक तो कभी गाल पर प्यार करता, और अलीजे जमल की एक्टिंग करती, झेप जाती। उन्हें देखकर सबके चेहरे खिल उठे। यही उनकी खुशियाँ थी, ना खत्म होने वाली, बिल्कुल मुकम्मल। आज वाइट पैलेस मुकम्मल था, बिल्कुल मुकम्मल। वो दोनों अपना अपना गाना गाते अपनी सीट पर आकर बैठे, जबकि सब ने जोर शोर से हूटिंग की और तालियां बजाई। छा गई डार्लिंग, फलजा ने अलीजे को छेड़ा।
अली से कहकहा लगाकर हंस दी। ये बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच बच्चों। ये तो हमारा फर्ज था दादू। आप जैसी डार्लिंग दादू हो तो ये तो कुछ भी नहीं। सब बच्चे आकर उनके इर्द गिर्द जमा हुए और उन्हें चारों जानिब से हक कर लिया। जमल ने उन्हें प्यार से खुद से लगा लिया। वी लव्स यू दादू। आई लव यू टू। वो भी उनको देखती बोली। कबीर ने गंदा सा मुंह बनाया। अच्छा हटो दूर, मेरी बेगम से चिपक गए सबके सब। कबीर ने उन्हें पीछे हटाया। वो सब मुस्कुराते हुए पीछे हटे। अच्छे और खुशगवार माहौल में सबने खाना खाया। वो लोग जिंदगी से भरपूर एक खुशगवार तरीन दिन गुजार कर अपार्टमेंट वापस आ गए थे। हम आपकी बात हरगिज नहीं मानेंगे। आप ही ये किन चक्करों में फंसा रही है आप हमें। दिया झिलझिलाई सी दबी दबी आवाज में चिल्लाई। कुछ नहीं होगा मेरी बहन, नहीं। बस मिशाज मान बस मिशा जमाना चाहती हूँ कि वो भी अर्शन की तरह तुम में और मुझ में फर्क कर पाएगा। नहीं, फर्क कर नहीं पाएगा। मैं जानना चाहती हूँ वो भी ऐसी मोहब्बत करता है जैसे अर्शन तुमसे करता है कि नहीं। प्लीज मान लो बात। फलजा ने उसे बाजू से पकड़कर उसकी मन्नत समाजत की। हरगिज नहीं, ये काफी बेहुदा मजाक है। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। जब आप हमें बिल्कुल अपने जैसा लिबास पहनाकर बिल्कुल अपने जैसा तैयार कर रही थी, हमें तभी जान लेना चाहिए था कि आपके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। दिया ने झिंझिलाकर कहा। प्लीज एक मर्तबा और आखिरी मर्तबा। फलसा ने उसे पचकारा। बिल्कुल नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। दिया ने दो टोक लहजे में कहा। तमाशा करना बंद करो। बस कमरे में करीब जाकर खामोशी से खड़े होना है, वो भी जस्ट कुछ सेकंड्स। आखिरी मसला क्या है दिया यार, इतनी बुज़दिल क्यों हो तुम। फलसा झिंझिलाई। वो किसी सूरत मान कर नहीं दे रही थी। अर्शन जो पीछे खड़ा साली साहिबा की गौर अफशानी सुन रहा था, अचानक उनके करीब आया। चली जाओ दिया, अर्शन ने कहा तो फलसा ने ताली बजाई, जबकि दिया हौक सी बनी वहीं खड़ी रही। अर्शन आप भी, वो जज्बसवी। कोई बात नहीं, कर लेने दो इसे अपनी हसरत पूरी। जाओ, हम दरवाजे पर ही होंगे, अर्शन ने कहा तो ना चाह कर भी उसे मानना पड़ा। वो लोग फलजा के कमरे के दरवाजे तक आए। दिया ने पीछे मुड़कर देखा। फलजा ने उसे अंदर जाने का कहा। दिया ने उस पर हाथ से फट्टे मुंह का इशारा किया और जलकर मुर्दा से कदमों से अंदर कमरे में दाखिल हुई। साहिर जो खिड़की में खड़ा था, आहट पर जरा सा मुड़कर पीछे देखा और फिर बाहर की जानिब देखने लगा। दिया चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान सजाए खिड़की के दूसरे पर्दे के करीब उसके सामने आकर खड़ी हुई। क्या बात है साली साहिबा, खैरियत? साहिर ने धीमे से कहा तो दिया की जान में जान आई। आखिर हैवान की मोहब्बत कोई मामूली बात तो नहीं थी। वो उसे ना पहचानता जो उसकी रूह में पिरोई गई थी। ये बेहुदा प्लान यकीनन मेरी पागल बीवी का है, उसने फिर से धीमे लहजे में कहा। दिया ने बकरी की तरह मजबूत जज्बात में सर हिला दिया। चलो उसको मजा चखाए। साहिर ने फिर सरगोशी की। हम भी यही चाहते हैं, ताकि आइंदा वह ऐसा करते 1000 बार सोचे, दिया ने धीमे से कहा। साहिर ने सर हिलाते दिया का हाथ थामा और छपाक से उसे खींचकर ड्रेसिंग रूम में घुस गया। बाहर फलजा बुरी तरह बौखलाई। अर्शन की भी आंखें फट गई। दोनों तेजी से अंदर आए। साहिर, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, तुम्हारे टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूंगी, बाहर निकलो। फलजा ने चिल्लाकर दरवाजा धड़धड़ाया। अर्शन ने अफसोस से सर हिलाते ड्रेसिंग का दरवाजा खोला तो साली बहनोई पेट पकड़कर हंस हंस कर देते हो रहे थे। अर्शन ने भी कब से दबा कर रखी थी अपनी हंसी कंट्रोल में। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, हर मर्तबा मेरी जान निकाल देते हो। हिम्मत कैसे की इतना बेहुदा मजाक करने की। फलसा ने करीब आकर उस पर लातों घूंसों की बरसात की। दिया अंशद बदनिदाज सी फलसा को मारते और उसे हंस हंस कर मार खाते देखे गई। शुरुआत किसने की, हरी टिड्डी? अब भुगतो, साहिर ने इत्मीनान से कहा। और तुम मेरी साइड हो या इसकी? फलसा ने दिया को देख कर दांत पीसे। अपने भाई की, दिया अर्शन की मौजूदगी में अकड़कर बोली और साहिर की जानिब इशारा किया। साहिर मजीद फैल गया। अर्शन की हंसी जब्त करने के चक्कर में चेहरा लाल भभूका हो गया। तब दिया का हाथ पकड़कर साहिर को थम्सअप मतलब पिटते रहो का इशारा करते वहां से 9 2 11 हो गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फलसा फिर उसकी जानिब लपकी। दरवाजा ऑटो लॉक हो चुका था। अब की बार साहिर ने उसे काबू करके बेड पर लिटाया और उस पर हावी हो गया। क्यों, सिर्फ तुम्हें ही ये मजाक करना आता है, मैं नहीं कर सकता? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा? साहिर ने कहा और उसके कंधे पर अपने सुलगते लब रखे। फलसा एकदम साकित हुई थी। ये तो सोचा ही नहीं कि वो सेकंड्स में जान गया कि दिया फलसा नहीं है। तब फलसा ने उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमायल
हमायल किए और उसे खुद पर झुकाया। साहिर इस अचानक पेशकदमी के लिए तैयार नहीं था, तभी चौंका था, मगर अपने लबों पर इस नरम गरम लम्स से वो रूह तक सरशार हुआ था। मोहब्बत सर चढ़कर बोली तो दुनिया एक दूसरे में गुम होते चले गए। जिंदगी के खूबसूरत हसीन तरीन दिन गुजार कर वो व्हाइट पैलेस वापस लौटे थे। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। उनको जीने के नए नए मकासद मिलते रहते, जिन्हें वो खंदा पेशानी से पूरा करते रहे। वक्त पर लगा कर उड़ने लगा। 6 साल बाद साल गुजर चुके थे। उनकी जिंदगी में कई तूफान आए और गए, कई खुशी के लम्हे आए। 6 साल कई गमगीन मगर फिर भी एक्सक्यूशनर्स ने डटकर सब्र से मुकाबला किया। तो आज वो मुकम्मल थे, खुश और मुतमईन थे। सब अपनी अपनी जगह बेहद पुरसुकून और अपनी ज़िंदगी में मगन थे। ईद उल फित्र का मौका था। तमाम लोग व्हाइट पैलेस से ईद के त्यौहार पर मौजूद थे। फलजा, साहिर, सुहेल और उनके 2 तूफान भी उनके साथ थे। एक का नाम साहिल सुहेल और दूसरे का नाम फाइज सुहेल था। इन दोनों की उम्र में कम से कम 2 साल का फर्क था, मगर दोनों बाप और माँ की कार्बन कॉपी थे। साहिल की आंखें बाप जैसी ब्लू, जबकि फायज की आंखें माँ पर थी ग्रीन आइज। साहिल अपने दोनों पटाखों का दीवाना था। हाँ बिल्कुल, अगर अपनी टिड्डी के बाद वो किसी का दीवाना हुआ था तो वो थी ये दोनों, क्योंकि वो उसके साथ मिलकर उसकी बेगम का खूब ख्वाब तो लगाया करते थे। आज भी वो लोग व्हाइट पैलेस में मौजूद थे। बॉन फायर चल रहा था और पास ही बारबेक्यू भी हो रहा था, जिसकी खुशबू सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। हल्की हल्की चलती ठंडी हवा पुरसुकून माहौल का बाज थी। ऐसे में सब बच्चे आपस में खेलने लगे मसरूफ थे और सब लोग लकड़ियां जलाकर उसके इर्द गिर्द बैठे हंसी मजाक चुटकुलों में मसरूफ थे। इसी दौरान अमन और जज़ा भी अंदर से बाहर आए तो खजर के एक तूफान तूफान जिसका नाम साइम था, उसने जोर से हाक लगाई। अरे अरे, अकेले अकेले कोकोमो खाते हो? नो नो, तुमने सुना नहीं क्या? कोकोमो मुझे भी दो, कोकोमो मुझे भी दो। जाओ सब बच्चे जाकर कोकोमो लेकर आओ और मुझे भी दो। वो इस कदर ऊंचा बोला, सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। खजर को अपने इस सपूत पर रच कर प्यार आता था, जो बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी था, जबकि उसका जुड़वा जारिम कहने को कम वो भी नहीं था, मगर वो सारा टाइम अर्शन की प्रिंसेस फानिया के साथ गुजारता था। वो तो शायद उसका ही होकर रह गया था। साइम की इस बात पर वहां बैठे सब जोर से हंसे, जबकि मौजज़ा कुलस कर रह गई। उफ अलीज़े आपी, कितना बदतमीज बच्चा है आपका, हर वक्त छेड़ता है मुझे। उसने बुरा सा मुंह बनाया। अरे अरे भाभी, प्यारी भाभी जान, मेरे बच्चे को इल्ज़ाम ना दे। वो मासूम है, वो जो सीखेगा वही बोलेगा ना। अपने शौहर को संभालिए, जो आपको देखते कंट्रोल खो देते हैं। वो बोलते हैं तो बच्चे असर लेते हैं। खजर ने मानी खैज़े से कहा। मौजा अब सही मानों में सटपटाई थी और बुरी तरह अमन को घूरा, जो वाकई किसी के सामने भी उसे कोकोमो कहने से बाज नहीं आता था। अमन ने दांतों तले लब दबाकर उसे देखा, जबकि खजर को घूरा वो अपने दांतों की नुमाइश करवा गया। माहौल अभी गर्म ही था जब अचानक मैदान में 3 अफलातून बरामद हुए, जिनका कोई मुकाबला और नामुल बदल नहीं था। वो थी असावरी शाह और अहान खान की अफलातून औलाद, अयान, आहिल और आदिल। ये तीनों अपनी माँ की तरह शरारती थे। जी हाँ, असावरी शाह का डर ठीक साबित हुआ कि उसकी औलाद उस जैसी पैदा हुई थी। आहिल ने आकर सबसे पहले अपनी प्रिंसेस अमन आरियान पर कब्जा जमाया, जो माँ के पहलू से लगकर खड़ी शाय बच्ची थी। किसी से नहीं बोलती थी, बहुत कम बात करती, माँ की तरह डार्क ब्राउन चॉकलेट आंखें और बाल, गोरी रंगत। अमन की छोटी कोकोमो। हे माय लिटिल कोकोमो, आहिल ने डायरेक्ट आकर उसका गाल चूमा। वो छोटी सी सटपटाई। हे बॉय, तुम जरा मेरी बेटी से फासला इख्तियार करो, और ये कोकोमो नहीं है, तुम इसे किसी और नाम से बुलाओ। अमन ने भतीजे को छेड़ा। और वो क्यों? आहिल ने कमर पर हाथ बांधे। ये मेरी कोकोमो है। आपको मैं कहूँ छोटी मम्मा से दूर रहे तो फिर इस तरह ये मेरी है, और आप कोई और नाम ढूंढे। आप छोटी मामा को चॉकलेटू कहा करें, क्योंकि अब ये अमन मेरी कोकोमो है। वो
उसका हाथ पकड़ा अपने साथ ले गया, जबकि वो छोटी सी मासूम गुड़िया उसके साथ कच्चे धागे की मानंद खींची चली गई, क्योंकि वो उसकी बेतहाशा केयर और प्यार करता था, जबकि अमन और मौजा उसे मुंह खोले देखते रह गए। अहान ने दांतों तले लब दबाए और असावरी को देखा, जो पहलू बदल गई। तभी अहान ऊंचा बोला, बच्चों से कौन डरता है मुर्शिद, डर तो अपनी जैसी औलाद पैदा होने से लगता है। इसका शोशा सुनकर सब कहकहा लगाकर हंस दिए। जारम, जो कब से फलसा के बेटे से खेलने में मसरूफ था, जब हाथ आया कि आज बेस्ट फ्रेंड सिरे से गायब है, तो इधर उधर नजर दौड़ाई, वो कहीं ना दिखी। कभी वो भागा दिया के पास आया, फुप्पू फानिया किधर है, आई वॉन्ट हर ऑन फ्रंट ऑफ माई आईज, वेयर इज शी, आओ मैं बताऊँ वो कहाँ है, और तुम्हारी आंखों को मैं बताती हूँ। अलीजे ने घूर कर बोला तो वो माँ की तरफ मुतवज्जा हुआ और गंदा सा फेस बनाया, जैसे कहना चाहता हो कि आपको क्या हुआ है, अब जो मेरे पीछे पड़ गई। पूरे बाप पर चले गए हो, ना शर्म है ना लिहाज, क्या करूं मैं इनका। आप मुझे छोड़े, डैड तो देते। ये ना हो डैड, आप तो दोबाला लेड शील्ड्स बनाने पल मत भूल कर दे। वो तोतली जबान में गोहर अफशानी करता बीच चौराहे पर माँ बाप की पोल खोल गया। अलीज़े बुरी तरह गड़बड़ाई, जबकि खजर कहकहा लगा कर हंस दिया और उसकी गोद में मौजूद छोटी सी गुड़िया को देखा, जो दुनिया जहां से बेखबर सो रही थी। अलीज़े ने उसे घूरा और आके जारम के पीछे लपकी। जारम अंधाधुंध वहां से भागा। हेई डैड, कंट्रोल हर, वो हाक लगाता वहां से रफू चक्कर हुआ था। सब एक तरफ, जबकि एक अलग साइड पर सबसे अलग, सबसे अछूता बच्चा, जो खानदान का सबसे प्यारा और छोटे अर्शन के नाम से मशहूर था, वो सबसे अलग अपनी बहन फानिया अर्शन को लेकर बैठा था। उसके लंबे बाल, जो इतनी सी उम्र में रवाहा के बेहद केयर की वजह से घने और लंबे थे, जो दाइश को बेहद पसंद थे। दाइश फानिया को बेहद प्यार करता था, एक तो उसकी इकलौती बहन, और फिर सबसे प्यारी, वो किसी को फानिया नहीं देता था। जारिम बहुत मुश्किल से उससे छुपकर उसके साथ टाइम स्पेंड करता था, जब वो सो रहा होता था या फिर पढ़ रहा होता था, और उसे ऐसे अटैच था जैसे बचपन में अर्शन दिया से, मगर इनमें रिश्ते का फर्क था। अब भी वो बैठा अपनी छोटी सी बहन के बाल सुलझा रहा था। बाल सुलझाने के बाद दाइश अंदर से किसी मुलाजमा से उसके लिए खाना लाया, जो अभी सोकर उठी थी, और उसे अपने नन्हे हाथों से पेट भरकर खाना खिलाया। फानिया भी उससे बहुत अटैच थी। खाना खाने के बाद खुद ही उसके हाथ धुलवाए और फेस वॉश करवा कर उसे मामा के पास लाया। दिया ने उसे मुस्कुरा कर देखा। मम्मा, फानिया ने खाना खा लिया, बाल भी बाल लिए, और मैंने इसे थोड़ा सा पल्हा भी दिया, अब ये थैले दी मेरे थात उसके। ओके माय बेबी, मगर अकेले नहीं, सबके साथ, सब बहन भाई के साथ, ओके। दिया ने उसे प्यार से समझाया तो वो हाँ में सर हिला गया और फानिया का हाथ थामे वहां से ले गया। भूल भटक जाता हूँ मैं तेरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, खुद को मैं बेरंग ही पाऊँ इन तेरी रंग रलियों में। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा, अब तू जो भी करे मेरा, सब तेरे हवाले छोड़ दिया, वीर की अरदास है वीरा। इन सब की निगाहें अपने बच्चों पर जमी थी, जो व्हाइट पैलेस का मुस्तकबिल थे। उन्होंने नस्ल दर नस्ल यूं ही इनफरादी तौर पर अपने बच्चों को इस माशरे के लिए एक फ़ैल सिपाही बनाना था, फिर वो चाहे वकील की सूरत में हो, या डॉक्टर, या एक जाबाज पुलिस ऑफिसर हो, या गुमनाम सिपाही। वो सब आसूदगी से बच्चों की छोटी छोटी शरारतों में मगन थे कि अब उन्हीं पे नज़र उनकी नज़र उन पर ही आकर ठहरती थी। बीना, मिनी, पिंकी और उनकी हम नवाओं ने रेशमा की कब्र पर फातिहा ख्वानी की और अब उन्हें आकर ज्वाइन किया था। कई बीना जैसी अब अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी और इन सब के रोल मॉडल थी। पूरे 7 साल बाद वो कंफ्यूज सी जजा ट्रस्ट के एंट्रेंस के बाहर डॉक्टरी कोट पहने खड़ी थी। व्हाइट पैलेस के सब बच्चे अमन के इर्द गिर्द मौजूद थे। आज मौजूदा अमन आरियान पाशा की प्रैक्टिस का पहला दिन था और वो बुरी तरह कंफ्यूज हो रही थी। आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो मेरी प्रिंसेस है, मिसेस अमन आरियान पाशा, और आप यूं ही पहले दिन सी नर्वस। अल्लाह ताला का नाम ले और पहला कदम उठाए जाने अजीज़। अमन ने उसकी जानिब झुककर धीमे से सरगोशी की। डैड, हम यहाँ तो आए हैं,
ऐमन जो कि अमन की गोद में थी पते का सवाल पूछा। आज आप सब बच्चों को एंजल वार्ड की सैर करवानी है पापा ने, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। और इसके साथ तुम्हारी मम्मी का एज ए डॉक्टर फर्स्ट डे है हॉस्पिटल में, तो उसकी भी सेलिब्रेशन करेंगे, अमन ने बताया। ये सब बच्चे उछलते कूदते जैसा ट्रस्ट के अंदर भाग गए। अंदर केयरटेकर्स मौजूद थी जो उन्हें एंजल वार्ड में ले गई। चले बेगम, अमन ने उसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाया। चले, उसने धीमे से कहा और अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, जैसे ये इन समेत उनके बच्चों का भी मुस्तकबिल की जानिब गामजन पहले कदम हो। अपनी मंजिल की तलाश में सरगर्दा कदम, अपने असल को पाने की जानिब बढ़ते हुए कभी ना रुकने वाले कदम, अपनी शनाख्त तलाशने वाले कदम। ख़त्म शुद। तो फाइनली ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आप सबको ये कहानी बहुत बहुत पसंद आई होगी, जैसे ये मुझे बहुत पसंद आई। और उम्मीद करती हूँ आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मैं लाती रहूँगी। तो मेरे साथ बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स अच्छे लगते हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर किया करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको इस नावल में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नए नावल के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।